क्या इतना ही है? नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे खरामा खरामा आ रहे हैं। जो लोग बाद में आ रहे हैं उन्हें भी साथ बता दें कि वो अगर जितना आगे आके बैठ जाएंगे उतना अच्छा है, ताकि हम बगैर माइक के काम चला लें। आज अगर शदीद बारिश, तूफ़ान, बिजलियाँ और ये सारे मामलात हुए हैं तो जो है, और ऊपर से एक है चैप्टर 5 जो कि रट्टे वाला है, और एक एनालिटिकल प्रोसीजर है जो वैसे दिल नहीं करता पढ़ने का। तो आज के दिन जो है ना जबर करके आना था। आज जो है ना कि वो अच्छा आज जाना है, चलें कोशिश करते हैं, हिम्मत करते हैं। तो बहरहाल आप लोग जबर करके आए, लेकिन वो शर्त पूरी नहीं हो सकी। पता नहीं, शायद मैंने आप लोगों की क्लास में कहा था या नहीं कहा था। मैंने इन 3 में से ना किसी एक क्लास में कहा था कि आगे बीच में किसी दिन शायद शदीद बारिश भी हो रही हो, क्योंकि इस मौसम में तो अगर घुटने घुटने तक पानी खड़ा हुआ हो, आप लोग क्लास में आए तो सारे के सारे भीगे हुए हों, आप लोग ठंड से कपकपा रहे हों, हालात बहुत ज़्यादा नाजुक धारे पे पहुंच चुके हों, तो फिर उस वक्त हम चाय के बारे में सोचेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों में ऐसा, मतलब मुझे क्लास में सिर्फ एक भीगा हुआ बच्चा नजर आया, बल्कि ये भी भीगा हुआ नहीं है। जब हम आए थे उस वक्त हम भीग चुके थे। फिर हमने गीले कपड़े खुश्क किए और क्लास में आए। 40 साल में सबसे ज्यादा बारिश ना करें वाकई नहीं। असल में जितने अरसे से जो हब्स इकट्ठे हो ही जा रही थी उसका कभी तो ये कबाड़ा होना था। इस दफ़ा मौसम बहुत एबनॉर्मल हुआ था, ज़रूरत से ज़्यादा एबनॉर्मल। और उसके बाद बच्चों से हॉस्टल में बैठा भी नहीं जा रहा था, वो पढ़ने के बहाने लाइब्रेरियों में आके बैठ जाते थे और फिर पूरा दिन वहाँ कैंडी क्रश खेलते रहते थे, वो पबजी खेलते रहते थे। लेकिन ये है कि वो कहते थे, तो 2-3 दिन पहले तो लाइब्रेरियों में सोते हुए बच्चों को उठा के कहा यार सोने के लिए तो कम से कम अपने हॉस्टल चले जाओ। तो मौसम ऐसा हो गया था। अच्छा, फिर उन शराइत में ये शर्त भी थी कि उस दिन बड़े थोड़े से बच्चे आ सके हों, लेकिन भाईजान बच्चे आए जा रहे हैं, तो ब्रेक नहीं लग रही, बच्चे पढ़ रहे हैं। इदारे के बारे में सोचें, इंसानियत के बारे में सोचें, एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा के देखें कि इतना खर्चा कैसे करेगा इदारा। एक चाय कितने की होती है, फिर उस चाय को मल्टीप्लाई करें, फिर तायराना नज़र डालें क्लास में। तो क्लास के स्टार्ट में ऐसा लग रहा था कि बच्चे कम है, तो हमने आगे आगे बैठने का कह दिया, लेकिन बच्चे तो बढ़ते जा रहे हैं। सर आप दूध ले, पत्ती हम ले। लेकिन चूल्हा कौन लाएगा? उन्होंने कहा बना भी हम लेंगे। उन्होंने कहा जी पत्ती हमारी, मेकिंग हमारी, जो सबसे महंगा आइटम है वो उन्होंने हमारे जिम्मे डाल दिया। जी पत्ती डलती कितनी सी है गरीब? पत्ती है तो महंगी आइटम, ठीक है। पाकिस्तान जिन चीज़ों को इंपोर्ट करता है उनमें एक बहुत बड़ी चीज़ पत्ती भी है। लोकली प्रोड्यूस की जा सकती है, बहुत सारी जगह पे पाकिस्तान में ऑप्शन मौजूद है, लेकिन हमें इंपोर्टेड पत्ती बहुत पसंद है। और कौम पता नहीं कितने 100 अरब रुपए की सिर्फ पत्ती इंपोर्ट कर जाती है। तो ऐसी चीज़ जिसने पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह किया है, इस चीज़ से तो किसी भी किस्म की मोहब्बत करना जो है ना वो सही नहीं है। और अगेन जो आगे बैठे हुए हैं वो एवं हंस रहे हैं कि शायद पीछे 1-2 लाइन है, ज़रा पीछे मुड़ के देखें भाईजान, कमरा भरना शुरू हो गया है। आप हिसाब तो लगाएं, आप तायराना नज़र डालें क्लास पे, फिर उसको चाय की अमाउंट से मल्टीप्लाई करें, फिर एक मटेरियल अमाउंट नज़र आएगी। उन्होंने कहा जी 10 किलो दूध में ये सारा काम हो जाएगा। और 10 किलो दूध जो है वो 2000 रुपये में आ जाएगा पक्का? ना करें, 200 में 1 किलो दूध मिल जाता है, यानी 1 लीटर मिल जाता है अच्छे वाला। अच्छा सर बाहर से पैकेट मिल जाता है तो, लेकिन ये कैंटीन तो हमारा है ही नहीं, यानी कि ये SBI की प्रॉपर्टी नहीं है। एक इंडिपेंडेंट लोग हैं जो इसे रन कर रहे हैं, जिनके साथ एग्रीमेंट ये है कि आपने बस वाहिद एग्रीमेंट ये है कि आपने वो रेट रखना है जो रेट मार्केट का रेट है। यानी नॉर्मली कैंटीन्स पे सिर्फ 20 रुपये महंगे होते हैं, जूस 10-15 रुपये महंगे होते हैं। तो जो आइटम यहाँ पे है जो उसकी मार्केट में प्राइस है, उस मार्केट में उन्होंने अवेलेबल करना है, ये एग्रीमेंट उनके साथ है। तो ऐसा नहीं है कि हम उन्हें दूध दे देंगे और वो जो है वो हमें चाय दे देंगे, तो हमें कॉस्ट पे पड़ेगी, हमें उसी कॉस्ट पे पड़ेगी जिस कॉस्ट पे बच्चों को पड़ती है।
सर जी रहने देते शाबाश। पी के आए हैं सर जी जूस या कोई ले। बात ये कि चाय की जस्टिफिकेशन फिर भी बनती है ना, मौसम ठंडा था, कपकपाहट हो रही थी, सर्दी लग रही थी, हमसे बैठे, पिछली क्लास के बच्चों ने एसी बंद करवा दिए थे। उन्होंने कहा कि एसी बंद करा दे, चाय दिलवा दे। ये सही हिसाब लगाया है, एसी की कॉस्ट जो है चाय से ज़्यादा ही होती है। लेकिन मसला एसी का नहीं है, यानी कि मसला ये है कि अगर ठंड लगे तो एसी बंद हो, लेकिन आपने ये ज़बरदस्ती भी नहीं करनी कि नहीं हमें ठंड भी लगे फिर भी एसी चलता रहे, कॉलेज का खर्चा हो। और हमने भी ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी, जो आपके लिए सहूलत है उस तरह से बता दें। तो एसी से ठंड तो नहीं लग रही, ठीक है। जब ठंड लगी नहीं रही तो चाय किस बात की। बल्कि गर्मी लग रही है अब तो, देखना एसी चलाने की ज़रूरत पड़ गई है तो लेकिन यार थोड़ा हिसाब तो लगाएं अब तो, जो है ना, अब तो पूरा सेशन, बल्कि हाँ ये तो बाहर के भी बच्चे हैं जो अपने बच्चे हैं, उन्होंने पूरा सेशन कम लूटा है। आखिरी दिन तक भी इमोशनल कर करके वो बिरयानी मंगवा के, बल्कि उसके लिए आधा घंटा इंतजार कर किया कि नहीं बिरयानी खा के जाना है। तो कितना लूटेंगे, कितना लूटेंगे। आपने कैफ से लेके बिजनेस लॉ से लूटना शुरू हुए, कंपनी लॉ में आके लूटा, MFA में लूटा, फिर ऑडिट के अंदर, तो मतलब कोई लिमिट होती है। सर जी वो सही है, चारों को आप खिला रहे हैं, वालों को सही ठंडा और चाय। तो जो है ये तो बड़ी गलत बात है, मतलब जो है ना, आज एक दफ़ा जो है ना ये सोच लें कि नहीं हमने जुल्म नहीं करना, आज के बाद जुल्म नहीं करना। पता है आप जैसे लोग फिर आगे जाके फर्मों में ऊपर जाके बैठते हैं, फिर वो स्टाइपेंड भी नहीं बढ़ाते। इस वक्त आपके पास इख्तियार नहीं है ना। हज़रत अली का कौल है कि इख्तियार मिलने पे लोग बदलते नहीं, बेनकाब हो जाते हैं। लोग बदलते नहीं है, लोग तो उतने ही घटिया होते हैं, लेकिन पहले उन्हें मौका नहीं मिला होता, पहले वो उस पावर में नहीं होते। तो सारे लोग ये शोर मचाते हैं कि स्टाइपेंड ज़्यादा क्यों नहीं है। हम भी अपने ज़माने में शोर मचाते थे, और हमारे साथ के वो लोग आज जो पार्टनर हैं वो भी शोर मचाते थे कि ज़्यादा क्यों नहीं है। और अब वो पार्टनर हैं तो वो कहते हैं कि इतना ज़्यादा क्यों है, और बच्चे फिर से वही कहते हैं इतना ज़्यादा क्यों नहीं है। तो ये कहानी बदल जाती है, जब आपकी कुर्सी बदलती है तो ये कहानी भी बदल जाती है। तो मज़ा तब आए कि जब आप ये सोचें कि हमने वो नहीं करना जो सब कर रहे हैं, हमने उतना जालिम नहीं रहना। तो जिस दिन आप ये फैसला करते हैं हमने उतना जालिम नहीं रहना, उस दिन आपके अंदर एक अच्छा इंसान बन जाता है। तो हो सकता है आप अक्सर ये सोचते हो कि यार जो अच्छे लोग हैं क्यों लोग उनका कबाड़ा निकाल ही जा रहे होते हैं। आज वक्त आ गया है कि आप अपने अमल से, अपने एक्शन से ये साबित कर दें कि आप उतने बेरहम नहीं हैं, और आप किसी वक्त अच्छे इंसानों के साथ अच्छा करने का सोचेंगे। ठीक है, आप लोग पैसे जोड़ के खुद से चाय मंगवाएं, और जो है आप कहें कि हाँ ठीक है आज हमने जो है ना, आज हमने हक अदा कर दिया स्टूडेंट होने का। और अगर ऐसा नहीं है ना तो फिर ज़िंदगी में कभी किसी जालिम को ये नहीं कहना तुम जुल्म क्यों कर रहे हो, फिर अपने अंदर झांकना है। अभी ताकत नहीं है तो इतने जालिम हैं आप। भाई मैं कोई पक्की कमिटमेंट थोड़ी की है, कोई लिख के तो नहीं दिया हुआ। तो अभी तो इख्तियार नहीं है तो आप लोग इतने जालिमाना तरीके से सोच रहे हैं। तो जहां आपके हाथ में इख्तियार आ गया आपने तो लुट मचा देनी है। ठीक है, हम तो नवाज शरीफ बन जाएंगे, इतने शरीफ हो जाएंगे जी। तो ठीक है, मैंने एक आखिरी कोशिश करके देखी, इसे कहते हैं अतमाम हुज्जत। अतमाम हुज्जत का मतलब होता है आप अपनी तरफ से एक फाइनल ट्राई करके देखते हैं, अगर बात फिर भी नहीं बनती तो आप कहते हैं मैंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी, तो मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को इमोशनल करके आपके अंदर एक अच्छा इंसान जगाने की एक आखिरी कोशिश की, लेकिन आप लोग नहीं जागे। मुझे उस चाय पिलाने में पहले भी कोई मसला नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन आप सिर्फ दिल रखने के लिए कह देते हैं सर रहने दें कोई बात नहीं है। अब देर हो गई है, ठीक है, अब देर हो गई है, ठीक है जी। अब वो पैसे नहीं बचाने, अब आपने वो चाय के हर घूंट पे अपने अंदर मौजूद जालिम इंसान को पहचानना है। ठीक है जी, ये भाई ने बिस्किट का कहा, इनकी शक्ल पहचान लें, इनको चाय नहीं मिलेगी। ठीक है, और कोई जो इस तरह की अजीब सी फरमाइश करना चाह रहा है, ठीक है जी, एक और माइनस हो गया। और कोई
क्या बात कर दी, भाई ने कुर्बानी दे दी। नहीं, अब मैं कुर्बानी नहीं देने दूंगा। बस उस वक्त जो है ना, आप पूरी कौम को नहीं समझा सके, अब ये कौम के अंदर आप शामिल हैं, आप भी उस जुल्म में बराबर के शरीक काउंट हो गए। ठीक है, तो फिर अब एक दफ़ा जितने स्टूडेंट्स हैं इनको काउंट करें, और वही जिन्होंने इनकार किया कोई बात नहीं, खैर उन्हें भी चाय दे देते हैं। तो इसको काउंट करके, और मेरे ख्याल में एहतियातन 2-3 को और मार्जिन रख लेते हैं कि कोई बच्चे अचानक से वॉक इन करते करते, या इनमें से किसी ने मैसेज कर दिया वो सर चाय पिलाने लगे हैं, तो अगर उनमें से कोई आ गया तो 3+ का मार्जिन रख के इतने का उन्हें चाय का कह दें। उनसे कहना है कि ज़रा कोशिश करें कि अगर वो जल्दी ला के दे सकें, ताकि जो है ना वो जो ठंडक इस वक्त वो हुई हुई है जो बारिश की वजह से, आप उसको एज ले सकें। जी इन्हें कहा जी गर्मी लग रही है, तो 12 पानी चाय से महंगा है, क्योंकि अगेन चाय अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, तो चाय की कीमत हम कम करने की पोजीशन में आ सकते हैं, यानी कि वो उसको मुनासिब रेट पे, मतलब इस वक्त जिस रेट पे चाय दे रहे हैं उस रेट पे चाय मिलती ही नहीं है। मार्केट में 70 रुपए की है शायद चाय, और ये 60-70, और ये 40 की दे रहे हैं या 50 की दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि आखिरी खबर मुझे 40 की ही मिली थी। 80 की पानी की बोतल, अब पानी की बोतल 80 की कह रहे हैं। ओए होए और पानी रास्ते भर इतना तो ऑलरेडी इतना मिल गया आपको। ठीक है, तो अब पढ़ने के बारे में हम सीरियस हैं। ठीक है, अब वो कहीं ना कहीं वो धुंधला सा वादा था कि अगर बारिश हो रही होगी और आप मुश्किल में होंगे, ऑल्दो आप मुश्किल में नहीं थे, ऑल्दो बारिश सुबह के वक्त हो रही थी, लेकिन अभी चूंकि बादल हैं थोड़े थोड़े से ठीक है, पता बात ये है कि छोटी छोटी तो खुशियाँ आप लोगों ज़िंदगी में आगे इतने गम देखने आपने, कम से कम आज आप ये छोटी सी खुशी, चलो ठीक है, वो मेरी तरफ से थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन है, अगर आपके चेहरों पे मुस्कान आ जाए, ठीक है, मुस्कान मुस्कुराहट को कहते हैं। आप लोग ना असल में उर्दू का भी पता नहीं क्या मतलब निकाल लेते हैं, तो अगर आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाए, अगर आप जो है वो थोड़ा सा अच्छा फील करें, तो चलें, कम से कम आज का टॉपिक ये अच्छा पढ़ लेंगे और ज़िंदगी भर याद रखेंगे कि हमें मौका मिला था कि हम जालिम ना बने। सामने इंतहाई शराफत का एक पैकर नज़र आ रहा था, एक मासूम आदमी जो कि पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, अपने अकेले जो है वो सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहा है, और हमने उसकी तकालीफ कम नहीं की, हमने उसमें मज़ीद थोड़ा सा ऐड ऑन ही किया, चाहे मटेरियल ऐड किया लेकिन बहरहाल ऐड किया। तो आप ही जैसे लोग बड़े होकर जालिम बनते हैं और वो बड़े लेवल पे जुल्म करते हैं। तो अपना तज़किया नफ्स करना है, और ये ज़रूर समझना है कि लाइफ में ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो आपके साथ अच्छा करे आपने हमेशा उसको इसी तरह से जो है उसे रगड़ा लगाना है, कभी कभी अच्छा करने वालों के साथ अच्छा कर देना चाहिए। तो अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो चाय का वो हो गया है, अब इमोशनल करने का फ़ायदा कोई नहीं। खैर मैं ऐसे सोच रहा हूँ जैसे आपने इमोशनल हो भी जाना है, अगर इतना समझने वाले होते तो आप साथ साथ पढ़ना रहे होते, पढ़े, शाबाश, बेहतरीन हो गया। सबसे प्यारी खबर, 3 दिन में से 2 दिन रह गए, यानी कि एक दिन में तो हम पहुंच गए, तो सिर्फ 2 दिन रह गए, अय्याशी लग गई। आज भी वक्त है तौबा कर लें 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए डिफरेंट काफिर सब्जेक्ट्स को छोड़ दें और असली सब्जेक्ट की तरफ आएँ, द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, ऑडिट, जो कि कैफ का भी सबसे आखिरी पेपर है और सीफैप का भी सबसे आखिरी पेपर है, क्योंकि आईकैप ये मानता है कि ये सबसे मैच्योर पेपर है और उसके लिए पिछले सारे पेपर्स की अंडरस्टैंडिंग आपके काम आती है। तो आज का हमारा टारगेट क्या है? 2 मासूम से टारगेट हैं। एक चैप्टर नंबर 5 है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द बेसिस क्रैमिंग बेस पे सवाल आता है, बहुत ही न होने के बराबर इसके लॉजिकल सवाल आए हुए हैं। उसके अलावा दूसरा हमारा टारगेट है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। चैप्टर 7 जो कि हमें बताता है कि आपने प्रोसीजर्स कैसे लगाने हैं, और चैप्टर 7 में एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर डिस्कशन है। प्रोसीजर कैसे बनाने हैं उसके ऊपर हमारी डिबेट हो चुकी है। एनालिटिकल प्रोसीजर आज का एक टारगेट है, और चैप्टर 5 जो कंट्रोल्स का जिक्र करता है उसका आइडियल तरतीब भी होनी चाहिए थी कि हम पहले एनालिटिकल प्रोसीजर करते हैं, बाद में हम कंट्रोल्स के चैप्टर को देखते हैं। लेकिन जिस तरह से वक्त की हमारी तकसीम बन रही है, मैं ये चाह रहा हूँ कि हम कंट्रोल्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं उतना अच्छा है। जो बच जाएगा टाइम वो एनालिटिकल प्रोसीजर को दे देंगे। और एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में मैंने रेगुलर क्लास में भी हुआ ये था कि हमने उसमें 2-3 वीडियोज़ दी थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम वही 2-3 वीडियोज़ यहाँ दे के अपने लेक्चर को थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे, और हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने के बजाय ओवर वीडियोज़ डिस्कस कर लेंगे। एड ऑन के तौर पर ड्राफ्टिंग का सर उसामा का सेशन तो ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ मजीद उसमें हेल्प कर रहा होगा। तो हो जाए खतरों से टक्कर। इंटरनल कंट्रोल्स की बात करते हैं।
3 हमें ऑफ करना पड़ेगा। ओह, आज तो उधर करीब कोई नहीं है। क्या आपका हाथ पहुंच रहा है? लेकिन आप बार बार तो नहीं उठ सकेंगे। 3 तीसरा दरमियान, ये हाँ ये 3 है और वो वाला 1 है, लेकिन बार बार पता है आपका उठना मुनासिब कोई मतलब या एक काम किया जा सकता है, ये वाली कुर्सी आगे हो जाए, वो वाली कुर्सी आगे हो जाए और आप थोड़े से आगे हो जाएं कि आपका हाथ पहुंच जाए। क्योंकि ये भाई जो है ना आज बड़े अच्छे अच्छे सिग्नल दे रहे हैं, ये अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, इन्होंने चाय पीने से भी इनकार कर दिया, ठीक है, तो मुझे इनके अंदर एक अच्छा इंसान नज़र आना शुरू हो गया। नहीं, आप थोड़ा और करीब भी हो सकते हैं ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े, मकसद ये है। ये कुर्सियाँ और आगे हो सकती हैं, ठीक है ना, जो अच्छे ठीक हो गया। अब आपका हाथ इजीली पहुंच जाएगा, बेहतरीन, ठीक है। ये 2 है, साथ वाला 3 है और उधर वाला 1 है, ठीक है। तो वो रिवॉर्ड से वो खातून तो मिस हो जाएंगी, वो जो हमने एक यहाँ पे जो खातून थी, नहीं 80% का रूल था शायद, 80% ऑफ द क्लासेस अगर वो होगा, ठीक है। बी लॉ में तो बार बार खवातीन चेंज होती रही, लेकिन ऑडिट और सी लॉ में कंसिस्टेंट रही हैं, तो ठीक है। अब ये आज जो है ना, ये भाई जो है ना, इन्होंने चूंकि अच्छी बातें की थी तो इनके लिए जो है ना अलग से हमें हाफ रोल भी वो कर लेंगे। भाई जब चाय आए ना तो आपने एक अलग बिस्किट का हाफ रोल जो है ना उन्हें कहना है, वो ये वाले भाई को मिलेगा और सबके सामने मिलेगा, ताकि जो है ना बाकियों को थोड़ा, तो देखे ना, जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा करें और आप अच्छा नहीं कर रहे, तो मैं तो कम से कम अच्छे बंदे के साथ अच्छा करूँ ना। कोई एग्जाम्पल? इसका मतलब है कि ये इतना सा अच्छा नहीं होता, जिसने कहा ये अच्छा नहीं है उसकी चाय माइनस कर देते हैं, ताकि जो है ना वो मजाक में कह रहा था, उसे पूछो, उसके चेहरे पे लिखा तो मजाक कर रहा है। चलें जी, इंटरनल कंट्रोल्स, वो चेक एंड बैलेंस, वो तरीके। अच्छा, जो लोग पीछे बैठे हैं थोड़ा सा आगे आ सकते हैं, आगे कुछ ना कुछ दरमियान में गुंजाइश है। तो आज हम फिर माइक यूज़ नहीं कर रहे कि चलो मौसम सपोर्ट कर रहा है, पंखे नहीं चल रहे, तो फिर ज़रा अच्छा माइक की वो बार बार जो डिस्टॉर्शन होती है उससे बच के हम चीज़ों को लेके चलें। इंटरनल कंट्रोल किसे कहते हैं? वो सारे चेक एंड बैलेंसेस, वो सारे पॉलिसीज़, वो सारे प्रोसीजर्स जिसके थ्रू इदारा अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करता है, उसको कहते हैं इंटरनल कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव्स किसे कहते हैं? इदारे के, एक इदारे के मकसद क्या है, एक इदारे के गोल्स क्या हैं। तो फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल टीम है और उस फुटबॉल टीम का ऑब्जेक्टिव है कि हमने ये मैच लाजमी जीतना है, तो उनके इंटरनल कंट्रोल्स ये होंगे कि वो कॉम्पिटेंट प्लेयर्स को टीम में डालेंगे, उनकी अच्छी ट्रेनिंग करवाएंगे, उनको मैच से पहले एक रेस्ट देंगे, कोशिश करेंगे कि रात के वक्त जो है वो पीने पिलाने के चक्कर में कहीं बहुत ज़्यादा पानी पी जाएं, कहीं बहुत ज़्यादा लस्सी पी जाएं और उसके बाद मैच में अच्छा परफॉर्म ना करें, तो वो भी चेक एंड बैलेंस उनके होंगे कि वो अपनी टीम को एथिकली देखें कि उससे पहले मैच से पहले वो तैयार हैं या नहीं। अगर एक कॉलेज के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोग अच्छी तैयारी के साथ पेपर में जाएं। तो हमारे इंटरनल कंट्रोल्स क्या होंगे? अच्छे टीचर्स होने चाहिए, अच्छा टाइम टेबल हो जो आपको सपोर्ट कर रहा हो, डेली बेसिस पे टीचर जो है अपने हिस्से का काम करे, वीकली बेसिस पे आप लोगों से टेस्ट ले, पीरियोडिक बेसिस पे दरमियान में आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाए, सेशन जब दरमियान में पहुंचे तो आपसे एक मिड टर्म लिया जाए, सेशन के एंड तक कुछ और टेस्ट लिए जाएँ, सेशन एंड हो तो आपको चूँकि चीज़ें कुछ भूल गई होंगी तो 12-13 दिन की एक तगड़ी सी रिविजन क्लास हो, फिर उस रिविजन क्लास में फिर से टेस्ट हो और रिविजन क्लास ख़त्म होने के 2 हफ्ते बाद फाइनल मॉक हो जिसमें पूरा एग्ज़ाम हो। तो ये सारी जो हमारी हरकतें हैं ये हमारे इंटरनल कंट्रोल्स हैं। कभी आपने गौर से अगर देखो तो हमारे फ्रेमवर्क में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि आप साथ साथ वो अवेल कर रहे होते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन हमने उसको बड़े दिल से प्लान किया होता है कि हम एक ऐसा पैकेज बना के दें जिसमें जो पास होने का इरादा रखता है वो मिस ना हो जाए, जो इरादा नहीं रखता मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। इंटरनल कंट्रोल जितने मर्जी मजबूत हों, जिसकी नीयत ख़राब है वो उसका फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। अदरवाइज इस तरह का फ्रेमवर्क बनाते हैं कि एक मुनासिब बच्चा भी कहीं ना कहीं अपनी तैयारी करते करते पेपर पास करने की पोजीशन में आ जाए। तो ये जो हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ की ये भी हमारे इंटरनल कंट्रोल्स कहलाएंगे। फिर कॉलेज का एक और ऑब्जेक्टिव भी है कि कॉलेज ने पैसे कमाने हैं या पैसे रिसीव करने हैं, तो उसके कंट्रोल्स क्या होंगे?
कॉलेज एक फ़ीस सेट करेगा, फॉर्म के ऊपर वो फ़ीस लिखी हुई होगी, फॉर्म पे इंस्टॉलमेंट प्लान लिखा होगा, आपसे इनकम ली जा रही होगी, रसीद दी जा रही होगी, आपके रिसीवेबल मेंटेन किए जा रहे होंगे, कमरे में अक्सर छापे लग रहे होंगे, आपको कार्ड इशू किया जा रहा होगा, पोर्टल ब्लॉक किए जा रहे होंगे, लोगों से बार बार तलब किया जा रहा होगा, उनकी फ़ीस वो जब देंगे तो उसको उस तरह से क्लियर मार्क कर रहे होंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ भी इंटरनल कंट्रोल्स हैं। तो पढ़ाने वाली एक्टिविटीज़ भी इंटरनल कंट्रोल थी, तो प्लेयर्स को पिछले दिन रेस्ट देने वाली भी एक्टिविटी इंटरनल कंट्रोल थी। तो इंटरनल कंट्रोल बहुत वास्ट है। इंटरनल कंट्रोल का मतलब है, इंटरनल मतलब हमारे अपने, कंट्रोल्स का मतलब है चेक एंड बैलेंसेस। तो इंटरनल कंट्रोल का मतलब है वो सारे चेक एंड बैलेंसेस जिससे इदारा अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना चाहता है। अब हम आते हैं अपने ऑडिटर भाई के पास। ऑडिट एक खास किस्म की असाइनमेंट है। इसमें क्या करता है ऑडिटर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है स्टैंडर्ड के मुताबिक, क्या वो सही बना हुआ है या नहीं बना हुआ। तो फिर क्या होने चाहिए ये इंटरनल कंट्रोल्स? जी, एंट्रियां ठीक से रिकॉर्ड होनी चाहिए। यानी सबसे पहले कहानी शुरू होगी, कॉम्पिटेंट पर्सनल होने चाहिए, एक निज़ाम होना चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स के कुछ रूल्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक अकाउंटिंग सही से होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता हो, सॉफ्टवेयर में एरर होने के मार्जिन कम हो, इस तरह के चेक एंड बैलेंस हो कि फ्रॉड कम से कम हो, कुछ लोग काम करें तो उनके काम को कुछ और लोग चेक करें, सॉफ्टवेयर के अंदर डेबिट क्रेडिट की अमाउंट अलग हो, फिर शोर मचा दे, हर वक्त रसीदों को एंट्रियों से मैच करके कोई ना कोई बताता रहे कि क्या है, और एक इतना इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट हो जो चेक करता रहे कि कोई मसलो मसाइल तो नहीं। तो ये सारे काम मैनेजमेंट के ज़िम्मे है। हमने पहले दिन ही उन्हें कहा था कि अकाउंट्स तुम्हारे ज़िम्मे, इंटरनल कंट्रोल्स तुम्हारे ज़िम्मे, और हमें सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना भी आप ही के ज़िम्मे है। तो इसका मतलब ये है कि अगर उन्होंने अपने ये निज़ाम बहुत तूफ़ानी बनाए हुए हैं तो गुमान ये है कि फाइनेंशियल्स में मसले कम होंगे। और जब गुमान ये होगा कि फाइनेंशियल में मसले कम होंगे, याद है सैम्पलिंग के अंदर जहां हमारी डिज़ायर होती है कि हमें ज़्यादा एश्योरेंस चाहिए, ज़्यादा सैंपल उठाओ, और जहां हमें कंफर्ट मिल रही है पीछे से कि चीज़ें सही आ रही हैं, कम सैंपल। तो अगर मुझे पता लग जाए कि इनके इंटरनल कंट्रोल्स बहुत तगड़े हैं तो फ़ायदा ये होगा मुझे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स कम लगाने पड़ेंगे। और अगर मुझे पता लग जाए कि इनके इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे नहीं हैं तो इसका मतलब है फिर मुझे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। यहाँ तक बात समझ आ रही है? इंटरनल कंट्रोल के दो लेवल हैं, एक ये कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, एक ये कि वो इफेक्टिवली ऑपरेट करता है या नहीं। लाइट ऑन कर दीजिएगा 3, जज़ाकल्लाह। एग्जिस्ट करता है या नहीं और इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है या नहीं। मैं मैनेजमेंट के पास जाऊँ और कहूँ क्या कंट्रोल्स हैं, उन्होंने कहा बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत अच्छा निज़ाम है, बड़ा ज़बरदस्त सब कुछ है। दिस इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल। उन्होंने बताया है कि कंट्रोल मौजूद है। अब मुझे चेक करना होगा कि जो वो बता रहे हैं क्या वो सही से काम भी कर रहा है। सॉफ्टवेयर तो बहुत तगड़ा है, चलाना ही नहीं आता, एम्प्लॉय तो बहुत कॉम्पिटेंट है, छुट्टियों पर रहता है। तो कंट्रोल की सिर्फ एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, इफेक्टिवनेस भी इंपॉर्टेंट है। तो जिस वक्त हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हैं एंटिटी की, उस वक्त हम ये ज़रूर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कौन कौन से कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन क्या वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप मेरे से पूछें सर आपके क्या कंट्रोल है, मैं कहूँगा कि जो बच्चा हमें फीस नहीं देगा हम उसका पोर्टल ब्लॉक कर देंगे। दिस इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल। पता ये लगा कि 4 महीने तक तो किसी का पोर्टल ब्लॉक नहीं हुआ, तो इसका मतलब है वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं दिल में होता है कि बच्चा पढ़ रहा है, थोड़ी सी उससे कोताही हुई है, हम उसकी तालीम ना रोकें। लेकिन अब जो बिल्कुल जुलाई भी एंड हो जाए तो अब तो बस ही हो जाती है, फिर होता है यार थोड़ा सा तो भाई थोड़ा सा तो ख्याल करो। तो कहने का मतलब ये है कि कंट्रोल की मौजूदगी एक अलग चीज़ और कंट्रोल का सही काम करना अलग है। 3 फेजेस में ऑडिट होता है, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव। रिस्क असेसमेंट में हम एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल को चेक कर लेते हैं। जब हम एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं ना, रिस्क समझते हैं, तो उसी वक्त कंट्रोल्स की मौजूदगी को भी समझ लेते हैं। लेकिन वो कंट्रोल जो मौजूद है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में देखते हैं। तो असेसमेंट ऑफ कंट्रोल्स एग्जिस्टेंस के लिए होती है, लेकिन उस कंट्रोल के ऊपर फिर काम करना और ये देखना कि वो कंट्रोल सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल से पॉसिबल होता है। किताब से थोड़ा सा पूछते हैं, 3 प्रेस कर दीजिएगा, जज़ाकल्लाह। Internal control may be defined as process designed, put in place and maintained to provide assurance of reasonable level। एक इस तरह का प्रोसेस जो डिज़ाइंड है और आपने इन प्लेस किया हुआ है ये जानने के लिए कि एक रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाए कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटिटी पूरे हुए या नहीं हुए। यानी किसी भी एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स पूरे होने के लिए जो जो तरीके किए जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, इंटरनल कंट्रोल।
इफेक्टिवनेस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिपेंड कर रहा होगा फॉलोइंग फैक्टर पे, उसका डिजाइन यानी कि एग्जिस्टेंस कैसी है और उसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन यानी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कैसी है। तो आप पहले देखेंगे कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहा है, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा फिर तो बिल्कुल ही खत्म हो गया ना काम, फिर तो बहुत मसले होंगे। और अगर एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा तो भी खतरा है। तो पहले समझेंगे मौजूद है या नहीं, और अगर मौजूद है तो चेक करेंगे तगड़ा है या नहीं। इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि अगर ऑडिटर कंक्लूड करे कि सिस्टम ऑफ कंट्रोल वीक है, अगर उसे अंदाजा हो जाए कि ये तो अच्छा नहीं है और वो कंट्रोल पे रिलाई नहीं कर सकता, तो फिर वो क्या करेगा? एक्सटेंसिव सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाएगा। लेकिन अगर ऑडिटर जज करे कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, अगर उसे एग्जिस्टेंस के वक्त ऐसा लगे कि ये स्ट्रांग है, तो तसल्ली करेगा। ही वुड परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल टू वेरीफाई दैट, और फिर कुछ सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाएगा ट्रांजैक्शन एंड बैलेंसेस के ऊपर। यानी कि अगर उसे लगे कि कंट्रोल स्ट्रांग है तो वो चेक करेगा, और अगर चेक करने पे भी स्ट्रांग पाए गए तब क्या होगा? थोड़े से प्रोसीजर, कम प्रोसीजर से काम चल जाएगा। तो अगर आपको वीक लग रहे हो शुरू में ही एग्जिस्टेंस के वक्त, तो डायरेक्ट सब्सटैंटिव प्रोसीजर पे चले जाएं। अगर शुरू में स्ट्रांग लग रहे हो और चेक करने के बाद भी स्ट्रांग है तो कम सब्सटैंटिव प्रोसीजर। शुरू में स्ट्रांग लगे, चेक किया लेकिन वीक निकले तो फिर ज्यादा सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स कम हो सकते हैं अगर कंट्रोल्स मजबूत हो। तो चालाक ऑडिटर बजाय इसके कि पहले सब्सटैंटिव प्रोसीजर में छलांग मार दे, कंट्रोल्स को समझता है, और अगर कंट्रोल्स कंफर्टेबल हो और उसे लगे कि इस इदारे में गलतियों के चांसेस कम हैं, तो कम मेहनत से भी वो उतनी ही एश्योरेंस ले लेता है। ये बात समझ आ रही है? जब हम कंट्रोल्स की बात करते हैं तो इंटरनल कंट्रोल, खाली अब इंटरनल कंट्रोल हमने नहीं पढ़ना, हमने पढ़ना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मजमूआ है 5 चीज़ों का, जिनमें से कोई भी पढ़ी नहीं जा रही। ठीक है, पढ़ी जा रही है। अच्छा चलो, कमाल है। असल में ये सफ़ेद इस पे प्रोजेक्टर पे दिखाने के लिए इसको पहले ब्लैक एंड वाइट करता हूँ, फिर इस इंक को मोटा करता हूँ कि ज़रा इसकी विजिबिलिटी बेहतर हो, तो जो है ना, वरना असल वाली डायग्राम फिर भी थोड़ी बहुत पढ़ी जाती थी जब क्लास में देखी थी। तो खैर, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, अब आप इंटरनल कंट्रोल की बात नहीं कर रहे, आप एक पूरे निज़ाम की बात कर रहे हैं। उस निज़ाम में है 5 चीज़ें। माहौल कैसा है कंट्रोल्स का, कंट्रोल्स कैसे हैं, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है जिसमें कंट्रोल्स काम कर रहे हैं, एंटिटी का रिस्क असेसमेंट का निज़ाम कैसा है, और एंटिटी की मॉनिटरिंग किस तरह से। अगर मेरे से क्विक बात पूछेंगे तो मैं एक एक करके अगर बताऊं तो कंट्रोल एनवायरनमेंट का मतलब है वो माहौल कैसा है जिसमें कंट्रोल्स काम कर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट क्या है, वो सिचुएशन क्या डेवलप हुई हुई है, हालात किस तरह के हैं कि कंट्रोल्स मजबूत हैं या नहीं। देन कंट्रोल एक्टिविटीज, असल जिसको आज तक हम इंटरनल कंट्रोल बोलते आए हैं, वो कंट्रोल कि असल कंट्रोल्स क्या हैं, इन सब पे एक एक करके डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिस सिस्टम में वो रिकॉर्ड हो रहा है, क्या वो कागजी सिस्टम है, क्या वो किताबी सिस्टम है, या वो एक वो आईटी सिस्टम है, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक है, या वो मैनुअल सिस्टम है। जिस सिस्टम में चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं वो सिस्टम मजबूत कितना है, अच्छा कितना है। जितना अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा उतनी अच्छी रिकॉर्डिंग होगी, जितना कमज़ोर इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा उतनी हल्की रिकॉर्डिंग होगी। इन सब पे डिटेल से बात होगी। फिर रिस्क असेसमेंट का निज़ाम, क्या इदारे वालों को रिस्क समझ आता है, क्या इदारे वाले साथ साथ समझते हैं कि कौन कौन से रिस्क पे मुझे कौन कौन से कंट्रोल्स लगाने चाहिए। एंड फाइनली, क्या उनका मॉनिटरिंग का निज़ाम है, क्या चेक एंड बैलेंस का निज़ाम है, क्या उनका ऐसा इंटरनल निज़ाम है जो चेक करे कि पिछले चारों कंपोनेंट सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो 5 चीज़ों को मिलके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। ओवरऑल फील कैसी है, कंट्रोल्स कैसे हैं, निज़ाम जिसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा है वो कैसा है, रिस्क असेसमेंट करते हैं या नहीं करते, और मॉनिटरिंग करते हैं या नहीं करते। ये ओवरऑल मैप है, लेकिन हम एक एक करके के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इन 5 पे कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंट्रोल एक्टिविटी, और सबसे पहली बात होगी कंट्रोल एनवायरनमेंट पे। माहौल कैसा है, माहौल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, कॉलेज में जब बच्चे आए तो हर बच्चा दूसरे से कहे यार ये ना बड़े जालिम लोग हैं, अगर एक भी दिन फीस लेट हुई ना इन्होंने पोर्टल बंद कर देना है। हर आने वाला ना जो बच्चा है उसको पहले वाले बच्चे बताएं कि भाईजान ये लोग असूलों के बड़े पक्के हैं, बड़े सख्त हैं। एक निज़ाम सा बना हुआ है, एक फील सी है कि यहाँ कंट्रोल्स की तो अजारादारी है। ऐसी जगह जहाँ सबको ये खौफ होगा तो बच्चा अपनी ड्यू डेट आगे होने नहीं देगा। और एक ऐसी जगह, ये ऐसी क्या है, ऐसी ही जगह जहाँ एक बच्चा आता है वो कहते हैं यार वो मैं पहले किसी और कॉलेज में होता था, वो तो फ़ौरन से ब्लॉक कर देते थे पोर्टल। इनका क्या माहौल है, उसने क्या बात करते हैं यार, शरीफ लोग हैं। ठीक है, अब शरीफ क्या बेवकूफ़ लोग हैं, बिज़नेस करना इन्हें आता ही नहीं है, खामखा बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं। तो 1-1.5 महीने तक तो फीस ऊपर हो जाए चल जाता है, यहाँ खैर है।
अब जब माहौल ऐसा है ना कि जिसमें जो लोग हैं वो कैजुअल हुए हुए हैं, उन्हें पता है कि यार कंट्रोल्स का ऐसा क्या है, कोई बहुत ज़्यादा सख्त बात तो नहीं होती, तो उससे क्या होगा, कंट्रोल एक्टिविटी भी फारिग हो जाएगी। कंट्रोल एक्टिविटी है वो निज़ाम जिससे फ़ीस रिकवर करनी है, वो निज़ाम वहाँ ज़्यादा चलेगा जहाँ लोगों को डर ज़्यादा होगा, और जहाँ डर कम होगा वहाँ कम चलेगा। यही पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल सुधर जाते हैं, यही पाकिस्तानी जब पाकिस्तान आते हैं तो बिल्कुल उजड़ जाते हैं। फ़र्क क्या है, वहाँ एक निज़ाम है, वहाँ एक फ़ील है, डर है कि अगर मैंने गाड़ी का शीशा खोल के वहाँ से मैंने चिप्स का रैपर बाहर फेंका तो मुझे पता नहीं कितने का फ़ाइन हो जाएगा। शायद वो रूल पाकिस्तान में भी हो कि फ़ाइन हो जाएगा, और वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ एक इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट से लोग डरे हुए हैं। तो जहाँ जैसी इन्वायरमेंट होती है वहाँ वैसे कंट्रोल्स काम करते हैं। जिधर लूज़ इन्वायरमेंट होगी वहाँ कंट्रोल भी कमज़ोर पड़ जाएंगे, जहाँ स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट होगी वहाँ कंट्रोल्स अच्छे काम करेंगे। तो जिस एंटिटी का आप ऑडिट करने आए हैं वहाँ निज़ाम कैसा है, ऊपर वाले इन्वॉल्व कितना होते हैं, बार बार नीचे वालों से पूछते कितना है, चेक एंड बैलेंस कितना रखा हुआ है, बार बार कमिटमेंट की बातें करते हैं या नहीं करते, क्वालिटी की बातें करते हैं नहीं करते, ये काम होगा या नहीं होगा। आप ये देखें, अब वही वाली बात है, हमारे कंट्रोल इन्वायरमेंट या माहौल जो बना हुआ है वो फीस कलेक्ट करने के लिए तो शायद बहुत कमज़ोर है, लेकिन पढ़ाने के मामले में तो स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ एक टीचर जो कि किसी भी और कॉलेज में होता और कभी भी मूड आता तो 1-2 हफ्ते की छुट्टी कर लेता, यहाँ वो सोचेगा भी नहीं, क्योंकि माहौल ही ऐसा बना हुआ है कि हर टीचर पागल हुआ हुआ है, जज्बाती हुआ हुआ है, पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपको याद पड़ता हो कि कभी आप क्लास लेने आए और मैं छुट्टी पे था, और मैं अक्सर इस चीज़ पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, पिछले 17 साल में मैंने 17 दिन छुट्टी नहीं की। तो अगर इस तरह का एक माहौल बना हुआ होगा और सब बच्चों को पता होगा टीचर तो पागल है, वो आ जाता है पढ़ाने के लिए, तो उस दिन आंधी बारिश तूफान होगा, सबको होगा नहीं भाई जनूनी आदमी उसने क्लास पढ़ा देनी है। जब माहौल बना हुआ होगा ना तो सारे के सारे सीरियस हुए हुए होंगे, और जहाँ माहौल नहीं होगा, पता होगा यार हल्का फुल्का कुछ भी वो हो, नज़ला ज़ुकाम हो, टीचर को वो छुट्टी कर लेगा, हल्का सा भी को मौसम ख़राब हो, तो जब माहौल इस तरह का बना हुआ होगा तो फिर आप घर से निकलते हुए भी सोचेंगे रहने ही देते हैं कॉलेज, पता लग के पता तो यही लगना है कि छुट्टी है। इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, माहौल क्या बनाया हुआ है। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करूँगी नहीं जी हमने पढ़ना है, हमने हर दिन काम करना है, हर अगले दिन रिकैप दिया जा रहा हो, पढ़ाई की जा रही हो, फोकस किया जा रहा हो, तो जब एक इन्वायरमेंट मेरी तरफ से आया हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का भी दिल करना शुरू कर देगा कि हम भी साथ साथ पढ़ें। तो इन्वायरमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखना है कि इस इदारे में इन्वायरमेंट कैसा है। इन्वायरमेंट किससे बनता है? मैनेजमेंट की फ़िलॉसफी से। इन्वायरमेंट बनता है उनके इन्वॉल्व होने से। इन्वायरमेंट बनता है कि वो बार बार कितना कमिटेड है, यानी कि हम लोग हर वक्त अगर कह रहे हो कि बस हमारे बच्चों को पास होना चाहिए, हमने बच्चों को इतनी मेहनत करानी कि पास हो जाएं, जब ये आवाज़ ही हर तरफ ये है कि बच्चों को पास होना चाहिए, जब माहौल ही ये है कि पास होना चाहिए, तो हर तरफ बिजलियां कड़कती नज़र आ रही होंगी। जिस टीचर की क्लास में जाएंगे वो अलग जज्बाती जुनूनी हुआ होगा, कोई 2-2 घंटे तक पढ़ाई जा रहा होगा, कोई टेस्ट पे टेस्ट ले जा रहा होगा, कोई लिखाई की अलग प्रैक्टिस करा रहा होगा, कुछ और। क्यों? माहौल बन गया। बनस्बत उसके वही टीचर किसी ऐसे कॉलेज में जाता है जहाँ पे टीचर कहते हैं यार वो इस हफ्ते मैंने टेस्ट लेना है, दूसरा कहता है पागल हो गए हो इतनी जल्दी टेस्ट। वो टेस्ट लेते हैं, बच्चे भाग जाते हैं। ऐसे नहीं करना, बच्चों को बड़े मुलायम तरीके से लेके चलना होता है। इनसे फीसें आ जाएं, ठीक है, बच्चों ने कौन सा पास होना होता है, तुम इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? तो वो जो जज्बाती आदमी वो भी सोचेगा बात तो सही कर रहा है, बच्चों ने कौन सा आके टेस्ट दे देने। तो क्या होगा, एक आध दफ़ा टेस्ट लेने के बाद ये टेस्ट लेना ही छोड़ देगा, क्योंकि इन्वायरमेंट ही नहीं बना हुआ, माहौल ही नहीं है, लोग पढ़ने की बातें नहीं कर रहे। अब एक कॉलेज में आप आए और जहां बैठे, जिस कुर्सी पे बैठे, साथ वाला बंदा पागलों की तरह पढ़ी जा रहा है, सवाल कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप उस माहौल में आदी हो जाते हैं। और एक जगह आप जाएं तो वहां पे यही होता है यार कैफेटेरिया में चल के बैठते हैं, मज़ा आएगा, बोतल पियेंगे, यशी करेंगे, बातें करेंगे, मैच लगा होगा वो देखेंगे। जहाँ माहौल वो बना हुआ होगा वहाँ पढ़ाई नहीं होगी। तो बहुत अच्छा बच्चा भी गलत हॉस्टल में जब चला जाता है जहाँ सारे ही अय्याश तबीयत लोग होते हैं, वो पढ़ नहीं पाता। बहुत ही गंदा बच्चा भी ऐसी जगह चला जाता है जहाँ हर बंदा हर वक्त पढ़ाई की बातें कर रहा है, वो घबरा के पढ़ना शुरू कर देता है। एनवायरनमेंट इतना मैटर करता है। तो पहली चीज़ है कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या है? एंटिटी की कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटेग्रिटी और एथिकल वैल्यूज। वो कितना इंटेग्रिटी और एथिक्स पे बात करते हैं, वो कंपिटेंस को लेके कितने सीरियस हैं, मैनेजमेंट कितना पार्टिसिपेट कर रही है, उनकी फिलॉसफी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है, अथॉरिटी किसके पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, वो एचआर की पॉलिसीज प्रैक्टिसेस किस तरह से बना रहे हैं, उनका चेक एंड बैलेंस किस तरह का है, वो अपने निज़ाम में बार बार सब लोगों को ये कन्विंस कर रहे हैं कि हमने हर चीज़ ध्यान से सही से करनी है।
तो अगर मेरी हर कम्युनिकेशन में मेरे फ्रंट ऑफिस वालों को, मेरे कोऑर्डिनेशन वालों को ये नजर आए कि नहीं जी बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए, बच्चे का फायदा होना चाहिए, तो थ्रू आउट एक विजन पूरे इदारे में बन जाएगा और हर बंदा जो भी बात करेगा वो इस तरह से करेगा कि बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। तो समटाइम जब हम बैठे होते हैं, फीस या इस तरह की बातें सेट हो रही होती हैं, तो कई दफ़ा अपनी एम्प्लॉय कह देते हैं सर इससे तो बच्चों को नुकसान हो जाएगा। कहते यार कमाल बात हो गई। इसका मतलब है कि विजन इतना इनकलकेट कर गया है कि लोग उस तरह से सोचना शुरू हो गए हैं कि हमने इस्तेसाल नहीं करना, हमने हर मुमकिन जब तक कोशिश हो अपने डिफ़ॉल्ट होने से पहले हमने बच्चों के लिए जो है वो बेस्ट मैक्सिमम अच्छा करने की कोशिश करनी है। तो इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ जनरल एटीट्यूड टू इंटरनल कंट्रोल्स। तो वही इंसान, वही पाकिस्तानी पाकिस्तान में वही कानून तोड़ देते हैं और दूसरे मुल्क में वही कानून नहीं तोड़ते, क्योंकि यहाँ कंट्रोल इन्वायरमेंट लूज़ है और वहाँ कंट्रोल इन्वायरमेंट स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले एक अच्छी कंट्रोल इन्वायरमेंट होनी चाहिए, जहाँ जितना ज़्यादा मैनेजमेंट एंटर हो रही होगी, पूछ रही होगी, देख रही होगी, डायरेक्टर्स बार बार पूछ रहे होंगे, देख रहे होंगे, निज़ाम पे फोकस कर रहे होंगे, वहाँ उतना ही ज़्यादा मजबूत तरीके से कंट्रोल्स काम कर रहे होंगे। ये पहला एलिमेंट। देन रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस। एंटिटी के अंदर एक अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होना चाहिए। आप ये देखें कि हमारे ऑडिटर भाई गए 3 महीने के लिए गए और 3 महीने में इन्होंने समझ लिया कि कहाँ कहाँ ज़्यादा खतरा है। फिर उन खतरों के ऊपर जब उन्होंने काम किया तो उनको वहाँ एरर और फ्रॉड भी मिल गए। तो कितना मज़ा है कि एंटिटी के अपने अंदर एक ऐसा डिपार्टमेंट मौजूद हो जो हर वक्त नए से नए खतरे को जांचता रहे और उसके कंट्रोल्स बनाता रहे। तो दिस इज़ द डिपार्टमेंट जो कंट्रोल्स बनाता है, रिस्क असेसमेंट डिपार्टमेंट। रिस्क असेसमेंट वाले क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं क्या रिस्क है, फिर उसे असेस करते हैं, फिर उसे मैनेज करते हैं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क याद आया? रिस्क आइडेंटिफाई करें, इवेल्युएट करें, सेफगार्ड्स अप्लाई करें। तो हर वक्त एंटिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट हो जो हर वक्त नए से नए रिस्कों को समझे, देखे और उसके मुताबिक अच्छे अच्छे कंट्रोल करे। तो आइडेंटिफाई करे और देखे कि कहाँ कहाँ खतरा हो सकता है, असेस करे कि क्या वो खतरे सिग्निफिकेंट हैं और अगर हैं तो मैनेज करे, अच्छे कंट्रोल्स लगा के उनको फॉलो करने की कोशिश करे। खतरे कहाँ होते हैं? हमेशा जब भी चेंजेस आती हैं खतरे होते हैं। एक एंटिटी में कंट्रोल्स चल रहे हैं, सब कुछ सही है, बहुत ज़बरदस्त है। एंटिटी ने नई प्रोडक्ट निकाली, खतरा है। नई सर्विस शुरू की, खतरा है। नए लोगों को लेके आए, खतरा है। नया सॉफ्टवेयर लगाया, खतरा है। नए सॉफ्टवेयर में क्या खतरा है? लोगों को अभी पता नहीं है, एंट्रियां गलत कर देंगे। नए लोगों में क्या खतरा है? शायद उनकी ट्रेनिंग नहीं है, शायद उन्हें एंट्रियां करनी ना आती हो। नई प्रोडक्ट में क्या खतरा है? हमें उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग नहीं पता, उसको रिकॉर्ड कैसे करने हैं, उसके ये कैसे होगा, उससे रिलेटेड बाकी चीज़ें किस तरह से हो रही होंगी। तो जब भी नया निज़ाम हो, नई टेक्नोलॉजी हो, ग्रोथ हो, रीस्ट्रक्चरिंग हो, नए बंदे आए, तो जब भी कोई चेंज आती है सर्कमस्टांसेस में, हमेशा कुछ ना कुछ नए खतरे जनरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो हमारे कंट्रोल्स ये हैं कि 8 सब्जेक्ट के हमारे पास कॉम्पिटेंट टीचर्स होने चाहिए जो आपको अच्छे तरीके से कैफ लेवल पे पढ़ाएं। अचानक से पता लगता है जी नई स्कीम आ गई। अब जब नई स्कीम आएगी तो कुछ सब्जेक्ट आगे पीछे होंगे, कुछ चेंज होंगे, तो अब हमें अपने कंट्रोल्स बदलने होंगे। हमें समझना होगा कौन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिससे रिलेटेड हमारे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कौन कौन से सब्जेक्ट से जुड़ के बने, आप किस किस बंदे को कौन कौन से सब्जेक्ट को साथ जोड़ के पढ़ाना चाहिए। तो हमें उसके कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। तो रिस्क असेसमेंट डिपार्टमेंट हर नए से नई आने वाली चेंज को असेस करके उसके मुताबिक अच्छे अच्छे कंट्रोल सजेस्ट करता है। ये समझ आ रहा है? देन हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम उस ओवरऑल निज़ाम को कहते हैं जिसमें डाटा एंटर हो रहा होता है। यानी कि अगर आप हमारे फ्रंट ऑफिस में आए और आपने फॉर्म फिल किया तो ये फॉर्म इंफॉर्मेशन सिस्टम का हिस्सा है। वो फ्रंट ऑफिसर इंफॉर्मेशन सिस्टम का हिस्सा है। उसने उसके बाद जिस सॉफ्टवेयर में एंट्री की वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है। जिस सॉफ्टवेयर से रिकवरीज का डाटा बना, जिससे रिसीवेबल्स रिकॉर्ड हुए, जिससे अकाउंट्स में एंट्री हुई, जो कि कैश का रजिस्टर था, जो कैश की रसीद थी और जो कैश की एंट्रियाँ थी, अगर आप गौर से देखेंगे पूरा निज़ाम है। ये निज़ाम फिज़िकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। तो इस निज़ाम में लोग भी मौजूद हैं, प्रोसेस भी मौजूद हैं, कागज़ भी मौजूद हैं, मशीनें भी मौजूद हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर भी मौजूद है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली कम्बिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का, सॉफ्टवेयर का, पीपल का, प्रोसीजर्स का और डाटा का। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द थिंग जो एक एंटिटी में मौजूद होता है। अब अगर मैं कहीं ऑडिट करने गया हूँ, हमारा SBI का जो ऑडिट करने आएगा वो ज़रूर समझेगा कि हम इंफॉर्मेशन कैप्चर कैसे करते हैं।
हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कैसे करते हैं, हमारा रेवेन्यू का डॉक्यूमेंट कौन सा है, हमारा एडमिशन का डॉक्यूमेंट है फॉर्म, हमारा रेवेन्यू का डॉक्यूमेंट है रसीद, हम रसीद को फॉर्म से कैसे कनेक्ट करते हैं, हम फॉर्म को एंटर कैसे करते हैं, हम रसीदों का डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं, हम रिसीवेबल कैसे रिकॉर्ड करते हैं, हम रिसीवेबल राइट ऑफ कैसे करते हैं, हम बैड डेट कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो जब एक ऑडिटर को ये समझ आएगा तो फिर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एंटिटी को ऑडिट कर सकेगा। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा कि आपकी मेन ट्रांजैक्शंस क्या हैं, ये ट्रांजैक्शंस कैप्चर कैसे होती हैं, इनको प्रोसेस करने का तरीका फिजिकल है इलेक्ट्रॉनिक है, वो कौन कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो कौन कौन से प्रोसेस हैं जिसमें इन्वॉल्व है। अगर हमारा निज़ाम बहुत अच्छा होगा, अगर हमारा फॉर्म रसीद ये चीज़ें जितनी मजबूत होंगी उतना चांसेस हैं कि हमारी अकाउंटिंग की एंट्रियाँ एक्यूरेट होंगी, और जितना हमारा ये निज़ाम कमज़ोर होगा, जितने हमारे फॉर्म अक्सर गुम हो जाते होंगे, जितना ही हमारा रसीदें आपस में टैली नहीं करती होंगी उतना ही। तो अगेन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर तीसरा एलिमेंट है आपका एक अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए। देन चौथा आपके अच्छे कंट्रोल्स, पांचवा तो मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग तो छोटी सी चीज़ है, अच्छे कंट्रोल्स होने चाहिए। अच्छे कंट्रोल्स कैसे कहते हैं, कंट्रोल 3 तरह के काम करके देते हैं, प्रिवेंट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, करेक्ट करते हैं। अब 1 भी ऑफ कर दीजिएगा। प्रिवेंट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, करेक्ट करते हैं। तो कुछ ऐसे कंट्रोल्स होंगे जो एरर फ्रॉड होने से पहले ही उसे रोक लेंगे, ये प्रिवेंटिव कंट्रोल कहलाते हैं, डिजाइन टू डिस्करेज एरर और इरेगुलरिटीज फ्रॉम। कुछ ऐसे कंट्रोल्स होंगे जो एरर फ्रॉड हो जाने के बाद उसे ढूंढने में हेल्प करेंगे, डिटेक्टिव कंट्रोल जिससे फाइंड करने में मदद मिलती है। और तीसरा करेक्टिव कंट्रोल। तो आप जब भी कंट्रोल लगा रहे होते हैं तो आपके जहन में इन 3 में से कोई एक मकसद होता है, कोई चौथा मकसद नहीं है। कंट्रोल या चीज़ को होने से रोकते हैं, या हुई हुई चीज़ को फाइंड करते हैं, या उसे ठीक करते हैं। तो चंद टिपिकल एग्जांपल है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। अलग अलग लोगों को अलग अलग ड्यूटीज़ आपने दे दी ताकि ये आपस में मिल ना जाएं, और एक ही बंदा का सारे काम करेगा तो फ्रॉड करेगा। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड चीज़ों को होने से रोक रहे होते हैं, अच्छी ट्रेनिंग से गलतियां होने से बच जाती हैं, पासवर्ड से सिस्टम में एंटर होने से पहले ही गलत बंदा आइडेंटिफाई हो जाता है। तो डिटेक्टिव कंट्रोल, बैंक रिकंसिलिएशन। अब बैंक रिकंसिलिएशन गलती होने से थोड़ी रोकेगा, लेकिन हुई भी गलती बता देगा। कैमरा चोरी हो जाने के बाद पकड़ने में मदद देगा। सिस्टम लॉग्स, ये क्या चीज़ होती है, जो हिस्ट्री सिस्टम की पूरे जो है सिस्टम के अंदर कब कौन एंटर हुआ, किस तरह से, पहले क्या ट्रांजैक्शन हुई, बाद में क्या ट्रांजैक्शन हुई। तो इससे क्या होगा, कोई गड़बड़ होने के बाद हमें पता लग जाएगा। स्क्रीन वार्निंग, एक गड़बड़ होती है फ़ौरन से वार्निंग आपको बता देती है कि भाईजान ये गड़बड़ हुई है, ज़रा ऐसे ठीक कर लो। करेक्टिव कंट्रोल्स, ये रिस्टोर कर देते हैं सिस्टम के प्रोसेस को बैक टू द जो जिस स्टेट पे वो पहले था। करेक्टिव कंट्रोल सिस्टम को ठीक करने में मदद देते हैं। फॉर एग्जांपल कंटिजेंसी प्लानिंग, इसको हम व्हाट इफ एनालिसिस भी कहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, अगर वैसा हुआ तो क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये सोचा कि स्टेप 1 ऑडिट की, इस कमरे में हमने क्लास की, क्रैश कोर्स की, और प्लान ये हुआ कि उसके बाद क्लास जब ख़त्म होगी तो सर उसामा यहाँ आ जाएंगे और मैं साथ रूम 3 में चला जाऊँगा कंपनी लॉ के क्रैश के लिए। शाम के वक्त है और कंपनी लॉ अक्सर लोगों ने यूट्यूब इधर उधर से किया हुआ होता है और आसान सब्जेक्ट है तो शायद लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो हमने कहा कि हम इस तरह से कर लेंगे, लेकिन फिर की सिनेरियो प्लानिंग, कंटिजेंसी प्लानिंग। व्हाट इफ अगर बच्चे बढ़ गए और मैं साथ वाले कमरे में ना जा सका और बच्चे इधर आ गए तो फिर हम क्या करेंगे। फिर हमने कहा जी हम रूम नंबर 3 के अंदर आपकी क्लास करेंगे, ये अजम्पशन लेते हुए कि जो ऑडिट के बच्चे जाते जाते कुछ बीच में बाहर निकल जाएंगे, कुछ बच्चे जो उधर करेंगे तो शायद वो रूम 3 में पूरे हो जाएं। फिर एक तीसरा व्हाट इफ लगाया, अगर रूम 3 में पूरे ना हुए तो फिलहाल एक दिन किसी तरह से गुजारा कर लेंगे और बाद में फिर हम ऊपर लाइब्रेरी वाले बच्चों से रिक्वेस्ट कर लेंगे कि कुछ दिनों के लिए ये बच्चे ऊपर जाके क्लास ले लिया करेंगे। तो ये सारे करेक्टिव कंट्रोल्स थे, गलती होने से रोका नहीं है इन्होंने, लेकिन आइडेंटिफाई होने के बाद हम उसको ठीक कर सके। तो इसे कंटिजेंसी प्लानिंग कहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यूं कर लेंगे, अगर वैसा हुआ तो यूं कर लेंगे। अब किया कुछ नहीं है लेकिन प्लान बना दिया, फ्लो चार्ट बना दिया, ऐसा करेंगे तो ऐसा, ऐसा करेंगे तो ऐसा। तो ये कहलाती है कंटिजेंसी प्लानिंग। फिर सिस्टम बैकअप, आपने बैकअप लिए होते हैं, सिस्टम उड़ गया, खराब हो गया, आपने पिछले बैकअप से उसको रिस्टोर कर लिया, उससे आपको हेल्प मिल गई। सर्विस लेवल एग्रीमेंट होते हैं आपकी टेक्निकल कंपनीज के साथ जिनसे आपने सॉफ्टवेयर लगवाया हुआ है, आप कहते हैं अगर करप्ट हो गया, खराबी आ गई, आप आएंगे, आप ठीक कर देंगे। हमारा डेटा डैमेज हो गया, उड़ गया, आप आके ठीक कर देंगे। तो करेक्टिव कंट्रोल है जो गलती हो जाने के बाद उसको ठीक करते हैं। तो प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव समझ आए। ये 3 कैटेगरीज हैं कंट्रोल करता क्या है। फिर कैटेगरीज हैं कंट्रोल की, कंट्रोल दिखता कैसा है। कंट्रोल दिखता कैसा है, उसमें 4 से 5 कैटेगरीज हम बनाते हैं। ये 2 अलग हैं, ऑथराइजेशन अलग होता है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज अलग होता है, लेकिन आईकेएप की किताब ने दोनों को मर्ज करके बताया तो मैं उसे मर्ज करके दिखा रहा हूँ।
तो कंट्रोल करता क्या है, प्रिवेंटिव है, डिटेक्टिव है या करेक्टिव है? कंट्रोल दिखता कैसे है? क्या वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का कंट्रोल है, क्या वो आईटी का कंट्रोल है? इस पे थोड़ा सा बाद में बात होगी। क्या वो फिजिकल कंट्रोल है? फिजिकल कंट्रोल मतलब जो फिजिकली नजर आ रहे हैं, ताले, सिक्योरिटी गार्ड, फेंसेस, कैमरा, अब ये नहीं देखना वो काम क्या कर रहा है, बस ये वो दिखता कैसा है। तो फिजिकल कंट्रोल जो फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स वगैरह के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। देन परफॉर्मेंस रिव्यूज़, एक बंदा काम करे, उसका काम दूसरा चेक करे, वो काम करे, उसका काम तीसरा चेक करे। तो परफॉर्मेंस रिव्यूज़ जिसमें मुख्तलिफ लोगों के काम मुख्तलिफ अलग अलग लोग साथ साथ रिव्यू करें और देखें कि उन्होंने अपना काम सही किया या नहीं किया। तो कंट्रोल की एक किस्म है परफॉर्मेंस रिव्यू। फिर कंट्रोल की एक किस्म है ऑथराइजेशन या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। ऑथराइजेशन का मतलब है कि इदारे में कंट्रोल्स होने चाहिए कि जब भी एक खास लेवल से ऊपर की ट्रांजैक्शन हो तो किसने अप्रूव करना है, किसने उसको कंफर्म करना है। तो ऐसे में क्या होगा कि बड़े एरर्स होने से बच जाएंगे, चूंकि आपने कंट्रोल्स लगाए हुए होंगे कि इस अमाउंट से ऊपर की ट्रांजैक्शन ओनर्स ने अप्रूव करनी है, शेयर होल्डर्स ने अप्रूव करनी है, कमेटी ने अप्रूव करना है, फलाना ने अप्रूव करना है, ऑथराइजेशन। और समटाइम आप बचाने के लिए चीज़ों को सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कर लेते हैं, एक ही चीज़ 3-4 अलग अलग लोगों में डिवाइड कर देते हैं। नॉर्मली हम कहते हैं किसी भी चीज़ की कस्टडी या उसकी ऑथराइजेशन या उसकी रिकॉर्डिंग, ये तीनों काम एक बंदे को नहीं मिलने चाहिए। इसे हम याद रखने के लिए कार भी कहते हैं, CAR, कस्टडी ऑफ थिंग, ऑथराइजेशन ऑफ थिंग। और जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें इदारे में एक बंदे के पास पेटी कैश हो और उसी के पास ये इजाज़त हो कि वो बताए कि AC ख़राब हुआ है और उसी ने एंट्री रिकॉर्ड करनी हो कि हमने कितना एक्सपेंस किया। अगर एक ही बंदे के पास पैसे हैं, उसी ने पैसे खर्चने हैं, उसी ने एंट्री रिकॉर्ड करनी है और उसी ने बताना है कि AC ख़राब हुआ था या नहीं हुआ था, तो किसी दिन बैठे बैठे लिख लेगा AC ख़राब हुआ था, 11,000 रुपये उस पर लगे और वो 11,000 पेटी कैश में से निकाल के अपनी जेब में डाल लेगा। मज़ा हो कि पैसे इसके पास पड़े हुए हैं, बताए कोई और, जिम्मेदारी किसी और की हो कि वो कहे AC ख़राब हुआ है, और रिकॉर्डिंग करनी हो किसी तीसरे ने। जिस तीसरे ने करनी है वो देखे AC ठीक हुआ है, रसीद दिखाओ वो हुआ या नहीं हुआ। जिसने पैसे निकलवाने हैं, जब वो आके कहेगा मुझे पैसे दो, तो कहेगा किस बात पे, रसीद तो दिखाओ, फलाना चीज़ तो दिखाओ। तो जब एक काम 3 अलग अलग लोग डिवाइड कर रहे होंगे तो फिर बहुत ज़्यादा गुमान है कि वो एरर फ्रॉड होने से बच जाएगा, अनलेस कि वो तीनों दोस्त बन जाए, कोलूजन हो जाए। तो कार यानी कि कस्टडी, ऑथराइजेशन और रिकॉर्डिंग अलग अलग लोगों के पास होनी चाहिए। सेम गोज हियर कि जो फीस लेके रिकॉर्ड करने वाला है वो अलग बंदा होना चाहिए, जो फॉर्म को प्रोसेस करने वाला है वो अलग बंदा होना चाहिए, और जो डिस्काउंट की अप्रूवल देने वाला है वो अलग बंदा होना चाहिए। जितने ज़्यादा लोग डिवाइड हुए हुए होंगे उतना एरर और फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये बात समझ आई? तो कंट्रोल दिखने में कैसा है, 4 कैटेगरीज, ये इसमें 2 कैटेगरी हैं, ऑथराइजेशन अलग है और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज अलग है। और कंट्रोल एक्शन में क्या कर रहा था, वो ये 3 चीज़ें। जो हमने अभी जिस पे बात नहीं की वो है एप्लीकेशन और जनरल कंट्रोल। एप्लीकेशन जनरल कंट्रोल पे थोड़ा सा ठहर के बात करते हैं। अब हम कंपोनेंट्स के 5वें एलिमेंट की बात करें, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग इससे पहले भी हमने पढ़ा था कहीं, कहाँ पढ़ा था, चैप्टर 2 ISA 220। हमने कहा एक मॉनिटरिंग का सिस्टम होना चाहिए जो देखिए बाकी सारे जो क्वालिटी प्रपोजिशन है वो पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे, कंटिन्यूस देखते रहें और जहाँ गड़बड़ हो फौरन से आइडेंटिफाई करें और बताएं कि इसमें क्या ठीक हो सकता है। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छा काम करेगा अगर वहाँ एक अच्छी मॉनिटरिंग होगी। अच्छी मॉनिटरिंग का मतलब है वो साथ साथ आइडेंटिफाई करते रहें कि क्या गड़बड़ हो रही है और साथ साथ देखते रहें कि क्या कंट्रोल एनवायरनमेंट मजबूत है, क्या कंट्रोल एक्टिविटीज़ अच्छी हैं, क्या इन्फॉर्मेशन सिस्टम सही काम कर रहा है, क्या रिस्क असेसमेंट वाले कंट्रोल्स बना रहे हैं। तो एक मॉनिटरिंग का सिस्टम होना चाहिए। हमारा जो इंटरनल ऑडिटर भाई है बेसिकली वो मॉनिटरिंग के विंग के अंदर आता है, वो डिपार्टमेंट जो बाकी के सारे डिपार्टमेंट सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर? तो इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स ICAP इस चैप्टर में अक्सर क्रैमिंग में पूछ लेता है कि ज़रा वो कंपोनेंट्स बताओ। समटाइम वो पूछ लेता है कंट्रोल एनवायरनमेंट और कंट्रोल एक्टिविटीज़ को हमें बता दो। तो अब हमें ये कंपोनेंट समझ आ गए। अब हम चलते हैं IT बेस उसकी तरफ, जिसमें हमने बात किया था कि हमारे कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम के इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के एप्लीकेशन कंट्रोल्स होंगे और जनरल कंट्रोल्स होंगे। अब हम सारी बात IT की करते हैं। IT कंट्रोल्स के अंदर जनरल कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल्स। जनरल कंट्रोल्स 1 दबा दीजिएगा, जज़ाकल्लाह। जनरल कंट्रोल्स ओवरऑल कंट्रोल्स को कहते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल यूनिट लेवल के कंट्रोल्स को कहते हैं। जनरल कंट्रोल्स ये हैं कि ओवरऑल निज़ाम अच्छा होना चाहिए, मसलन ओवरऑल अच्छा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, अच्छे कंपिटेंट लोग होने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए,
उस पर अच्छे पासवर्ड लगे हुए होने चाहिए, उसमें गलत डाटा एंटर करने से रोकने के रूल्स होने चाहिए, ऑथराइज लोग ही उस सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर सकते हों, और जब भी चेंजेस हों या जब भी सॉफ्टवेयर बने उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। तो ये बन जाएंगे जनरल। हमने ये नहीं कहा एंट्री करते वक्त के क्या कंट्रोल्स, हमने ये नहीं कहा कि प्रिंट निकलवाते वक्त के क्या कंट्रोल, हमने कहा ओवरऑल कंट्रोल्स। तो जनरल कंट्रोल्स क्या हैं? ओवरऑल कंट्रोल्स। तो फिर आते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल्स। एप्लीकेशन कंट्रोल होते हैं यूनिट लेवल के कंट्रोल। एंट्री सही होनी चाहिए, इनपुट सही होना चाहिए, प्रोसेसिंग सही होनी चाहिए, आउटपुट सही होना चाहिए। तो इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के जो कंट्रोल्स हैं वो एप्लीकेशन कंट्रोल्स हैं। और जो ओवरऑल निज़ाम में एंट्रेंस को रोक रहे हैं या एंट्रेंस को बेहतर कर रहे हैं या ओवरऑल निज़ाम को बेहतर बना रहे हैं वो क्या है? जनरल कंट्रोल। तो मैं अक्सर इसकी एग्जांपल देता हूँ कि जनरल कंट्रोल ये है कि आप अपना मोबाइल ऐसी जगह रखें ही नहीं कि घर वाले उठाएं, जनरल कंट्रोल है। मोबाइल हर वक्त जेब में होना चाहिए या मोबाइल लॉक में होना चाहिए, ये जनरल कंट्रोल है। अगर कोई आपके मोबाइल तक पहुंच भी जाए तो फिर वो क्या करे? जैसे ही उसे ओपन करे तो वो कहें कि जी यहाँ पे चेहरा नज़र आना चाहिए, अंगूठा लगाओ या कोई पासवर्ड वगैरह दो। ये जनरल कंट्रोल है। आपने अपने मोबाइल में एंटर होने से ही पाबंदी लगा दी है। तो या तो एंटर होने से पाबंदी लगा दी या मोबाइल ही गायब कर दें। तो एप्लीकेशन कंट्रोल क्या होंगे कि अगर घर वाले आपका मोबाइल ओपन कर लें और आपके व्हाट्सएप पे जाके किसी खास नाम पे क्लिक करें तो वहाँ पासवर्ड लगा हुआ हो। अब ये प्रोसेसिंग के कंट्रोल्स हैं। एक्सेस तो मिल गई सिस्टम की, लेकिन आगे एक बंदा अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हो सका। इससे और पीछे की बात करूं तो अच्छे जनरल कंट्रोल हैं कि आपकी इतनी अच्छी अखलाकी तरबियत हो कि आपके मोबाइल में ऐसा कुछ हो ही ना। जनरल कंट्रोल्स, ठीक है। तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स बहुत अच्छा काम करेंगे जब जनरल कंट्रोल्स अच्छा होंगे। अगर जनरल कंट्रोल कमज़ोर होंगे तो एप्लीकेशन जितने मर्जी मजबूत लगाए हुए हैं, फ़र्ज़ करें अगर आपका मोबाइल ईजीली एक्सेसिबल है और कोई भी उसको ओपन करके व्हाट्सएप तक पहुंच सकता है, तो अगली गेम उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपने मोबाइल की एक्सेस ही रिस्ट्रिक्ट की हुई है तो अब आपका एप्लीकेशन कंट्रोल थोड़ा कमज़ोर भी लगा हुआ है तो बात बन जाएगी। तो मेरे ख्याल में शायद इस एग्जांपल के बाद आपको जनरल और एप्लीकेशन कंट्रोल जो है वो याद रहेंगे और आप दोनों को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो रिलेट करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन से रिलेटेड, ये सपोर्ट करते हैं इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल को। इफ जनरल आईटी कंट्रोल्स आर वीक तो अनलाइकली है कि शायद सिस्टम अच्छे तरीके से काम करे। मेन जनरल कंट्रोल नॉर्मली ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में कौन से होते हैं? डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंट्रोल्स, उसकी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन और टेस्टिंग के कंट्रोल्स, अनऑथराइज्ड चेंजेस उसमें ना हो इस चीज़ के कंट्रोल्स, लोग इनकरेक्ट डाटा फाइल्स वगैरह प्रोसेस ना कर दें इसके कंट्रोल्स, कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस यानी बैकअप वगैरह के कंट्रोल्स, अगर सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाए, तबाह हो जाए, गड़बड़ हो जाए तो उसको किस तरह से रिस्टोर किया जाए। तो ये चंद टिपिकल एग्जांपल दी किताब ने जनरल कंट्रोल्स की। आप एग्जांपल दे सकते हैं फायरवॉल। अब तो फायरवॉल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाता है। तो फायरवॉल, एंटी हैकिंग टूल्स डिफरेंट तरह के, एंटी वायरसेस, अच्छे मजबूत सिस्टम्स, तो ये सारे वो अच्छे जनरल कंट्रोल्स होंगे जो आपको बचाएंगे। डन। फिर आते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल इंडिविजुअल एप्लीकेशंस पे रेवेन्यू, पेरोल, परचेज, ये किस तरह से हुआ, वो किस तरह से हुआ, उसको देखते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि ट्रांजैक्शन सही हो। ये मैनुअल भी हो सकते हैं और कंप्यूटर बेस्ड भी। तो ओवरऑल कंट्रोल ये है कि हमारे फ्रंट ऑफिस में बंदे अच्छे बैठे हुए हों। ओवरऑल कंट्रोल ये है कि हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा काम करता हो। अब एप्लीकेशन कंट्रोल ये है कि वो रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हुए, एंट्री करते हुए उस तरह की गलती ना कर दें या उस तरह की गलती ना कर दें। तो एप्लीकेशन कंट्रोल है एरिया लेवल या छोटे लेवल का कंट्रोल, और जनरल कंट्रोल है ओवरऑल कंट्रोल। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं आईटी बेस्ड। जब आईटी बेस्ड बात कर रहे हैं तो किताब ने फिर आईटी के कुछ कंट्रोल्स की एग्जांपल देनी शुरू कर दी। वन ऑफ कर दीजिएगा, जज़ाकल्लाह। आईटी बेस्ड कंट्रोल्स की एग्जांपल देनी शुरू कर दी। इस वक्त ये जितनी भी हम एग्जांपल्स देख रहे हैं ये एप्लीकेशन कंट्रोल्स की एग्जांपल्स हैं। मशहूर ज़माना कंट्रोल टोटल्स। जब एक बंदा सिस्टम में एंट्री कर रहा होता है तो गुमान ये होता है कि अगर उसने 200 एंट्रियां कर दी हैं तो अगर 200 कस्टमर्स, आप लोगों ने फ़र्ज़ करें एक दिन हमें 200 बच्चों ने फ़ीस जमा कराई, अब 200 बच्चों का कहीं ना कहीं डेटर का एक लेजर तो बना हुआ होगा। तो एंट्री करने वाले ने हर लेजर में जाके एंट्री की। उसने कितनी दफ़ा एंट्रियाँ करनी है? 200 दफ़ा। तो डे एंड पे हम अपने सॉफ्टवेयर से एक रिपोर्ट जनरेट करवाएं कि आज के दिन में हमारे डेटर्स का टोटल बैलेंस कितने से कम हुआ। एंट्री हुई है इंडिविजुअली 200 बच्चों के अकाउंट में और हम रिपोर्ट क्या जनरेट करवा रहे हैं?
टोटल कितना कम हुआ। और हमारे पास एक लिस्ट है, आज 200 ट्रांजैक्शंस ये थी, उस लिस्ट का मैनुअल हमने जो टोटल किया या एक्सेल पे डाल के टोटल किया तो पता लगा जी वो है 6,07,000। अब वो जो 200 डेटर्स की एंट्रियों की समरियों का रिकॉर्ड निकाला, अगर वो भी 6,07,000 निकला तो थोड़ा सा मुतमईन हो जाएंगे कि हमारी इंडिविजुअल एंट्रीज कलेक्टिवली सही हुई हैं। स्टिल हो सकता है ए के बजाय बी में एंट्री हो गई हो, बी के बजाय ए में एंट्री हो गई हो, लेकिन जो रेवेन्यू और जो रिसीवेबल जैसे रिकॉर्ड होना चाहिए था वो सही रिकॉर्ड हो गया। ये हेल्प करेगा कंट्रोल टोटल। वक्त कम है, अदरवाइज हम राइट की एग्जांपल भी देखते हैं। राइट में मैंने हर किसी की एक एक टिपिकल एग्जांपल थी हुई है, बड़ा मज़ेदार सा सफ़ा किताब में, अब तो किताब भी सबके पास है, तो उसमें 7 एग्जांपल है, तो आप एक दफ़ा घर जाके से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा और बेहतर भी समझ आएगा। तो कंट्रोल टोटल का मतलब है कि डाटा इनपुट करने से पहले का टोटल और डाटा इनपुट होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन बनी है उसका टोटल आपस में मैच कर लें। अगर डिफरेंस आ गया तो समझ जाएं कि आपकी एंट्रियों में कहीं गड़बड़ है, और अगर डिफरेंस नहीं आया तो गुमान कर लें कि आपने 200 की 200 एंट्रियां सही रिकॉर्ड की हैं, तो ये कंट्रोल टोटल कहलाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर इसमें एरर निकल आया तो आप सर पीट लेंगे, क्योंकि 200 एंट्रियों को फिर एक एक करके ढूंढना पड़ेगा। इसका एक थोड़ा सा सोल्यूशन होता है कि आप इसको छोटे लेवल पे कर लेते हैं, बैच टोटल। आप 200 नहीं, आप 20-20 एंट्रियां करने के बाद ये एक्टिविटी करें। जब आप सारे उसको बैचेस में डिवाइड कर देंगे और बैच पे ये वाली चीज़ चेक करेंगे तो वो कहलाएगा बैच टोटल। ये फॉर्म ऑफ कंट्रोल टोटल है लेकिन ये बैच वाइज है। तो आपने 20-20 एंट्रियां की और उसके बाद उन 20 का टोटल और जितना 20 का टोटल था यहाँ मैनुअल उसको आपस में मैच कर लिया, ओके, फिर आगे चले, ताकि अगर कभी एरर निकले तो उन 20 में चेक करें रादर देन 200 में ढूंढें। देन एक मशहूर एग्जिस्टेंस चेक, रेंज चेक। अगर आपका एक एंट्री करने वाला ऑफिसर जो है वो सिस्टम में एंट्री कर रहा है, कोड्स की एंट्री कर रहा है, तो कहीं ऐसा कोड ना एंटर कर दे जो एग्जिस्ट ही ना करता हो। फॉर एग्जांपल, आप लोगों में से किसी ने फीस दी, आपका एक CRN नंबर है, हमने CRN नंबर डाला, एंटर किया, अगर वो CRN सिस्टम में पहले से एज अ स्टूडेंट एंटर ही नहीं हुआ क्योंकि हमारे बंदे से हो सकता है कोई गलती हो गई एंटर करते हुए, तो सिस्टम फौरन से ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट दे, शोर मचाए, चीख मारे और कहे कि नहीं जी मसला हुआ है, देखा तो पता लगा कि हमसे एंटर करते हुए गलती हुई। तो एग्जिस्टेंस चेक सिस्टम में सिर्फ उसी कोड को एक्सेप्ट करता है जो कोड आपने ऑलरेडी सिस्टम को स्टोर कराया हुआ होता है। फिर इसमें एक रेंज चेक होता है कि फॉर एग्जांपल हमने एसेट्स का रेंज बनाया हुआ है, कोड्स बनाए हुए हैं, 4000 से 5000 के दरमियान के कोड हैं, एसेट्स के हैं, कोई कुर्सियों का कोड है, कोई स्पीकर का कोड है, कोई एसीओ का कोड है, कोई प्रोजेक्टर का कोड है, ये हमने अलग अलग तरह के कोड दिए हुए हैं। और फिर हम लोगों ने स्टूडेंट्स को कोड दिए हुए हैं, फ़र्ज़ करें 1000 से 2000 के दरमियान, हमने फलाना चीज़ को कोड दिए हैं वहाँ से वहाँ। तो जब भी कोई एंट्री करे एसेट की तो उसका कोड जो है वो कोड नंबर 4000 से कोड नंबर 5000 मान होना चाहिए। तो हमने पीछे एक रेंज चेक लगाया हुआ है, जैसे ही कोई एसेट्स में एंट्री करे और उसका कोड उस रेंज में ना आ रहा हो वो फ़ौरन से शोर मचा देगा। ये रेंज चेक है। ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट वही बात है कि स्क्रीन पे एक वार्निंग सी आ जाए कि आपने कुछ गलत किया है। फिर एक सीरियल नंबर चेक भी होता है, सीक्वेंस चेक भी होता है। अगर आप सीरियल वाइज फॉर्म एंटर कर रहे हैं, फॉर्म नंबर 1 से लेके 200 तक, तो आपने सिस्टम को बताना है कि सीरियल चेक ऑन कर दो। तो क्या होगा, आपके पास 200 फॉर्म है, आप एंटर करते जा रहे हैं, पहला फॉर्म दूसरा फॉर्म करते करते 17वां फॉर्म एंटर किया, उसके बाद 18वां देख रहे थे, फिर आपने कहा हाँ इसको एंटर करता हूँ, अगले पे क्या एंट्री है, और अचानक से गलती से आपने 19वां उठा के एंटर कर दिया। जैसे ही आपने 19 लिख के एंटर दबाया उसने फौरन से शोर मचाया, भाईजान 1 मिनट, आपने 17 किया था, 18 कहाँ गया। तो सीक्वेंस चेक भी होता है। फिर समटाइम डुप्लीकेट चेक भी होता है। आप फॉर्म नंबर 17 की एंट्री की, आपने फिर से एंट्री अगली जो की उसमें फिर से फॉर्म 17 लिखा, उसने एकदम से शोर मचाया कि ये आप दोबारा कर रहे हो, चेक कर लो ये गलती है या आप जान के दोबारा से एंट्री कर रहे हो। तो ये सारी IT बेस्ड कंट्रोल्स की एग्जांपल हैं जिसमें हम डिफरेंट तरह के टूल्स लगा के अपने आप को महफूज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बात समझ आई? बट इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरा अभी भी है कि अगर आपसे एक कोड में ट्रांसपोजिशन हो जाए, ट्रांसपोजिशन समझते हैं, 2 लेटर्स आसपास के आगे पीछे हो जाएं, तो हो सकता है कि जब वो लेटर्स आगे पीछे हों तो आपका कोड था 4537 और आपने कर दिया 4573, तो रेंज को भी शायद मसला ना हो, क्योंकि रेंज तो 4000 से 5000 के दरमियान है, और शायद एग्जिस्टेंस को भी मसला ना हो क्योंकि जो नंबर गलती से आपने एंटर कर दिया वो भी सिस्टम में मौजूद हो। तो इस मसले का हल निकालने के लिए हम जाते हैं अपने सबसे ताकतवर कंट्रोल की तरफ, चेक डिजिट। चेक डिजिट में आप क्या करते हैं, चेक डिजिट में आप एक एक्स्ट्रा डिजिट ऐड कर देते हैं अपने तमाम कोड्स में, अपने कोड की तरतीब को महफूज करने के लिए। 2 स्टेजेस हैं, पहले में चेक डिजिट क्रिएट होगा और दूसरे में आप इसकी एंट्री करेंगे। चेक डिजिट क्रिएट होगा से क्या मुराद है,
फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कोड है, मैं यहाँ एग्जाम्पल से वो कर लेता हूँ। फर्स्ट करें, एक स्टूडेंट का रोल नंबर है 3467, ठीक 67 मतलब जो है ना 3467 हमारा स्टूडेंट का रोल नंबर है। अब हमें डर ये है कि अगर हमने 4 और 6 आगे पीछे कर दिया तो हो सकता है वो भी किसी का रोल नंबर हो। तो हमने सिस्टम को पहली दफ़ा अपने तमाम रोल नंबर उठा के दे दिए और सिस्टम से कहा ज़रा इसके चेक डिजिट निकाल दो। सिस्टम क्या करेगा, पीछे किसी ना किसी फार्मूले पे काम कर रहा होगा। हमारी किताब ने एग्जांपल दी है मॉड्यूलस 11 की। रेगुलर क्लास में तो हमने बहुत सारे और मॉड्यूलस भी देखे थे, उसकी एग्जांपल्स भी देखी थी कि 5 भी है, 9 भी है, हर नंबर के अपने अपने जादू हैं। लेकिन फिलहाल हम जो एग्जांपल देख रहे हैं वो मॉड्यूलस 11 की है। मॉड्यूलस 11 एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो तमाम नंबर्स को 11 के मल्टीपल पे ले आता है। तो होगा ये कि जब हम सिस्टम को पहली दफ़ा कहेंगे ना कि मेरा कोड है 3467, वो उसे रखेगा, यहाँ एक 5वें चेक डिजिट की ऑप्शन रखेगा। 5 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेगा, इसको 4 से, इसको 3 से, इसको 2 से और इसको 1 से। ये जवाब आ गए 15, 16, 18, 14। जिसने 1 से मल्टीप्लाई होना है अभी हमें नहीं पता वो कितना है। इन चारों को ऐड किया, जवाब आया 63। अब हमने देखना है 63 से नेक्स्ट सबसे करीबी 11 पे डिवाइड होने वाला कौन सा नंबर है। तो 66 ऐसा है जो 11 पे पूरा डिवाइड होता है। तो अगर 63 में 3 ऐड हो जाए तो अगर यहाँ 3 लिखा होता और 3 1 से मल्टीप्लाई होता, जवाब 3 आता। तो जब मैं अपने सिस्टम को कहूँगा ना 3467 मेरा कोड है, वो उसको प्रोसेस करेगा और मुझे फ़ौरन से कह देगा लो जी तुम हमेशा अपने इस 4 डिजिट के साथ एक 5वां डिजिट ऐड किया करना 3। अब हम रोल नंबर जब भी एंटर किया करेंगे वो होगा 34673। नॉर्मली इसको सेग्रीगेट करने के लिए एक हाइफन लगा दिया जाता है में, ताकि पता लग जाए कि हाँ भाई ये सेग्रीगेटेड है। अब क्या होगा, मैंने सारे रोल नंबर सिस्टम को बताया और सिस्टम ने मुझे सबके चेक डिजिट निकाल के दे दिए इस फार्मूले से। अब ज़िंदगी बड़ी आसान है। जैसे ही मेरा एम्प्लॉई एंटर करेगा रोल नंबर, तो सिस्टम उस रोल नंबर को साइड पे ले जाएगा, उसके सबसे आखिरी नंबर को 1 से, सेकंड को 2 से, 3 से, 4 से, 5 से मल्टीप्लाई करेगा, जवाब निकालेगा, उस जवाब को 11 पे डिवाइड करेगा। अगर वो पूरा डिवाइड हो गया तो मान जाएगा कि कोड सही है। बात समझ रहे हैं? यानी अगर कोड है 34673 तो उसने इसको 1 से, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, जवाब को 11 पे डिवाइड करना है, पूरा डिवाइड हो गया, वो मान जाएगा कोड सही है। अब अगर मैंने 4 और 6 आगे पीछे कर दिया तो जिसने 4 से मल्टीप्लाई होना था वो 6 है, 6 बन जाएगा, और जिसने 3 से मल्टीप्लाई होना था ये जवाब बदल जाएगा, ये जवाब बदल जाएगा। 91% चांस है वो दोबारा 11 पे डिवाइड नहीं होगा। इसमें भी एरर मार्जिन है 9% के करीब, समटाइम 11%, समटाइम 9% के करीब एरर मार्जिन है। तो चेक डिजिट से फ़ायदा क्या होता है, आप अपने सारे जो रोल नंबर, सारे जो कोड्स हैं उनके साथ एक एक्स्ट्रा कोड हासिल कर लेते हैं। उससे क्या होता है, कल को अगर कोई कोड एंटर करते हुए आपसे तरतीब आगे पीछे हो गई तो सिस्टम आपको ब्रेक लगा देगा और कहेगा आपने गलती की है। वक्त ज़्यादा होता तो इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करते, इसके ऊपर मज़ीद बात करते, लेकिन क्या आपको थीम समझ आ रहा है? पेपर में अगर कभी मूड हुआ उनका लॉजिकल सवाल देने का तो हो सकता है वो आपसे कहें कि कोड है उसके 4 डिजिट ये हैं, ज़रा 5वां चेक डिजिट खुद निकाल दो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कहे ये 3 कोड्स हैं, ज़रा मॉड्यूलस 11 के मुताबिक बताओ इनमें से कौन सा कोड गलत है। तो हो सकता है आप उनको 5, 4, 3, 2, 1 से मल्टीप्लाई करके जवाब निकालें और फिर जवाब 11 पे डिवाइड करें। अगर डिवाइड हो जाए तो कह दें सही है, और ना डिवाइड हो तो गलत है। लेकिन जो गुड़ से मर जाए उन्हें जहर देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आई क्या अभी आसान सवालों से ही बच्चे फेल कर देता है तो उसे मुश्किल सवाल देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने तैयार कम से कम मुश्किल लेवल पे भी होना है। क्या ये बात समझ आई? कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम लोग जब बात कर रहे थे कंट्रोल्स की तो हमने बीच में लॉक्स का जिक्र किया था। किताब ने लॉक्स के ऊपर थोड़ी सी अलग से बहस की है। वो कहते हैं लॉग फाइल एक फ़ाइल है जो कि रिकॉर्ड करता है इवेंट्स को एग्जीक्यूशन ऑफ सिस्टम के हिसाब से, तरतीब से रिकॉर्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेल बनती है। फिजिकल दौर में क्या होता था, पहले एक एंट्री होती थी, वो एंट्री जाती थी लेजर में, लेजर से वो टोटल बनता था, टोटल ट्रायल बैलेंस में जाता था, ट्रायल बैलेंस से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर ऑडिटर को यहाँ डेटर की फिगर गलत लग रही है तो हो सकता है ट्रायल में गलत हो, अगर ट्रायल में ठीक है तो हो सकता है टोटल गलत हो, अगर टोटल ठीक है तो हो सकता है लेजर गलत हो, अगर लेजर ठीक है तो हो सकता है एंट्री में मसला हो। इसे कहते हैं ऑडिट ट्रेल बन जाना, सिस्टमेटिक। ये कदमों के निशान है। ऑडिटर अगर ढूंढ रहा है तो वो कदमों के निशानों के साथ चलते चलते चला जाएगा। तो ये एक ऑडिट ट्रेल बनी हुई है।
प्रॉब्लम ये है कि ये फिजिकल दौर में मौजूद है, ऑनलाइन दौर में नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक दौर में नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक उसमें पता है क्या होता है, इधर से बारकोड स्कैन हुआ कपड़े का और उधर से एंड तक सारी चीज़ें अपडेट हो गई, खुद ही से एंट्री हो गई, खुद ही से सेल का लेजर अपडेट हो गया, खुद ही से अकाउंट्स, खुद ही से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सेल उतने रुपए से बढ़ गई जितने रुपए से एक बंदे ने रिटेल दुकान पे खड़े होकर बारकोड को स्कैन किया था। तो इलेक्ट्रॉनिक दौर में ऑडिट ट्रेल नहीं बन रही होती प्रॉपर, लेकिन सिस्टम के अंदर मौजूद होती है, सामने नज़र नहीं आती। जबकि फिजिकल दौर में आपको एंट्रियाँ अलग जगह नज़र आती हैं, लेजर अलग जगह रखे नज़र आते हैं, ट्रायल अलग जगह पड़ा नज़र आता है, फाइनेंशियल अलग जगह। तो इसका सलूशन फिर हमारे पास है सिस्टम लॉग्स। सिस्टम लॉग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन का इंटरनली अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं। जैसे कैमरा है, कैमरे पे आप देखना चाहते हैं शाम 7:05 पे क्या हुआ था, तो वो आप उसको रिवाइंड करके उस जगह पे पहुंचते हैं जो आपका सीसीटीवी कैमरा होता है, तो पता लग जाता है इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पे ये हुआ था। इसी तरह से अटेंडेंस के रजिस्टर, इसी तरह से जब लोग लॉगिन कर रहे होते हैं सिस्टम पे, इसी तरह से आपका अपना गूगल अकाउंट का यूज़, आपका कोई और हर चीज़ के लॉग्स मेंटेन हो रहे होते हैं। तो किताब ने शायद एग्जाम्पल दी कि कितनों ने लॉगिन किया, लॉगिन आउट किया, वो फेल्ड लॉगिन अटैम्प्ट। समटाइम आपको एक ईमेल आता है कि किसी ने रात इतने बजे इस चीज़ को लॉगिन करने की कोशिश की, ठीक है, आपको अचानक से मेल आएगी कि जी रात 2 बजे आपके माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट को किसी ने जर्मनी से लॉगिन किया। आप मुस्कुरा देंगे क्योंकि आप वीपीएन पे बैठे होंगे और वो जर्मनी लिखा हुआ आ रहा होगा। चूँकि पाकिस्तान का इंटरनेट सही नहीं चल रहा होगा तो आपने वीपीएन लगाया हुआ होगा ताकि आप उसके थ्रू एक्सेस कर लें। ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकती है। दूसरी रीज़न ये है कि आपके लेक्चर्स नहीं चल रहे, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है फ़र्ज़ करें, तो होता ये है कि समटाइम क्या होता है कि वो कोई फायरवॉल या कुछ इस तरह की चीज़ की वजह से इंटरनेट ब्लॉक हो रहा होता है, तो इसका एक आसान टोटका ये होता है कि आप वीपीएन ऑन कर लेते हैं ताकि वो प्रॉक्सी बाईपास हो जाए, उनको लगे कि आप जर्मनी बैठ के इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। तो अभी कुछ अरसे में वीपीएन भी इलीगल डिक्लेयर होने वाला है, क्योंकि अब फायरवॉल लग चुकी है या लग रही है, तो बस अब जो है ना आप वीपीएन से भी जाएंगे। वो तो कह रहे थे नहीं जी, उन्होंने तो कहा, वो तो कहते हैं कि हम कभी मुदाखलत भी नहीं करेंगे, तो आप जो है ना जज्बाती हो गए। प्रोग्राम में कुछ चेंजेस हैं, कब डाटा अमेंड हुआ था, इवन ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्ड्स वगैरह जिसमें होते हैं कि जहाज़ के साइड पे उड़ा था, वहाँ पे क्या बातें हो रही थी, वो सारे एयर प्रेशर के क्या सिग्नल थे, डेस्टिनेशन से कितने फासले पे थे, जीपीएस किस पे काम कर रहा था, ब्रॉडबैंड की स्पीड, सीपीयू की स्पीड, कॉल लॉग आपके मोबाइल पे कितने बज के कितने मिनट पे कॉल की थी। तो जब आपको एक दोस्त कहता मैं तुम्हें कॉलें कर रहा था, आपने कहा ना करो, मुझे पता ही नहीं, कहते मोबाइल दिखाओ ज़रा, कहते ये देखो ये 4 मेरी मिस कॉल्स आई हुई हैं। तो ये सिस्टम लॉग्स बेसिकली किसी भी चीज़ को सीक्वेंशियल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करके एक चीज़ मेंटेन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक दौर में जब आपके पास ये ट्रेल मौजूद नहीं है, ऑडिट ट्रेल, वहाँ पे सिस्टम लॉग आपको ट्रेल में हेल्प करता है। क्योंकि जब आपके पास ये ऑडिट ट्रेल मौजूद हो तो आप वॉक थ्रू टेस्ट करते हैं। आप क्या करते हैं, आपने फॉर एग्जांपल हमारी ऑडिट ट्रेल क्या है, फॉर्म बनेगा, रसीद बनेगी, लेजर में एंट्री होगी, आप पोर्टल में ऐड होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे, तो ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है ना। तो हो सकता है हमारा ऑडिटर आगे 50 बच्चे उठाए और 50 बच्चों पे चेक करे कि क्या उनकी सिस्टम एंट्री हुई थी, उनका व्हाट्सएप क्रिएट हुआ था, उनका ये काम हुआ था, उनका ये काम हुआ था, तो वो हमारा वॉक थ्रू टेस्ट करेगा। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में एक बड़ा मशहूर ज़माना है वॉक थ्रू टेस्ट। वॉक थ्रू टेस्ट में आप पूरे सिस्टम को सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स में मैयर करते हैं, एक सैंपल उठाते हैं, उसकी बेस पर पूरे सिस्टम को चेक कर रहे होते हैं। डन। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। छोटी छोटी सी बातें, कंट्रोल्स की जनरल लिमिटेशंस क्या हैं। ह्यूमन एरर्स आ सकते हैं, आप जितने मर्जी मजबूत कंट्रोल बना लें, इंसान तो इंसान है ना, इंसान से गलती हो जाएगी। हो सकता है ये इतनी कॉस्ट इफेक्टिव ना हो, कंट्रोल की एक कॉस्ट होती है, तो हो सकता है कंट्रोल पे लगने वाली कॉस्ट ज़्यादा और कंट्रोल से आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा ना अचीव हो रहा हो, तो बेहतर है कि आप कंट्रोल ना ही लगाएं। कंट्रोल हो सकता है एम्प्लॉइज़ खुद से ओवरराइड कर दें या इग्नोर कर दें, हो सकता है कोलूजन हो जाए जिससे गड़बड़ें हो जाएं। तो जितना मर्जी सिस्टम परफेक्ट हो, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। इस वजह से ऑडिटर जितना मर्जी सिस्टम पर रिलाई कर ले, कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत सब्सटैंटिव प्रोसीजर फिर भी लगाने की ख्वाहिश रखता है। लिमिटेशन समझ आ रहे हैं। छोटी एंटिटीज़ में क्या मसले हैं, छोटी एंटिटीज़ के मसले काफ़ी बड़े हैं। वो छोटी एंटिटीज़ हैं, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, जब ज़्यादा पैसे नहीं है तो अच्छे सॉफ्टवेयर नहीं लगा सकेंगे। छोटी एंटिटीज़ हैं तो ज़्यादा एम्प्लॉइज़ भी नहीं होंगे जी। 3
जी बिस्किट नहीं आया हाँ, भाई तक बिस्किट नहीं पहुँचे जी। इसी वजह से तो नहीं चाहिए, इन्होंने कहा भाई जो है ना इस वक्त उन्होंने कहा मैं अजीम बनने की पूरी अदाकारी करूँ, ठीक है। नहीं आपका हक बनता है, ठीक है। वो एक भाई का हमारा हाफ रोल भी मिसिंग है, ठीक है। वो उन्होंने कहा जी बता दिया, क्योंकि अभी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई थी चाय पूरी। वो भाई जो चाय लेके आ रहे हैं उनके हाथ में एक हाफ रोल है। हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, वो हिसाब रखते हैं। वो आपके बिस्किट पे नज़र तो नहीं है उनकी, आपने बिस्किट आगे की तरफ रखना है, वो आगे वाली मेज पे जो है ना। लें जी, रास्ते में जो है ना वो गड़बड़ होने लगी थी, लेकिन जो है ना एक अच्छी कंट्रोल एनवायरनमेंट की वजह से फ़ौरन से जब मैनेजमेंट की सुपरविजन गई तो उन्होंने फ़ौरन से जो है ना अगले बंदे के हवाले कर दी। नहीं तो वो अपने हाथ में बिस्किट रख के उसमें से थोड़ा सा टैक्स वसूल करने के बाद आगे देने के चक्कर में थे। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं कि छोटे इदारों में क्या मसले हैं। छोटे इदारे के मसले हैं कि उसके एम्प्लॉयज़ ही 3-4 हैं। कौन सी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, उसी बंदे ने एंट्रियां करनी है, उसी ने परचेजिंग करनी है, उसी ने मार्केट से जाके सामान खरीदना है, उसी ने आके ही एंट्रियां रिकॉर्ड करनी है। फिर सॉफ्टवेयर भी बहुत महंगे महंगे नहीं लगा सकते, कंट्रोल्स पे भी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते, निज़ाम भी बहुत मजबूत नहीं कर सकते, बड़ा ज़्यादा लंबे चौड़े डॉक्यूमेंटेड सिस्टम भी नहीं बना सकते। लेकिन एक चीज़ वहाँ स्ट्रॉन्ग होती है, विच इज़ कंट्रोल एनवायरनमेंट। छोटे इदारे में ओनर सर पर बैठा हुआ होता है, उसी के सामने सारा कुछ और होता है। बड़े इदारे में ओनर हेड ऑफिस बैठा होता है और ब्रांचेस पे ओनर नहीं होता, जिसकी वजह से कंट्रोल एनवायरनमेंट थोड़ी सी वीक हो जाती है। तो छोटे इदारे में कंट्रोल एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें वीक हैं। तो शायद अच्छा एविडेंस ना हो कि सिस्टम कैसे रिकॉर्ड हो रहे हैं, शायद कंट्रोल्स का एविडेंस ना हो, शायद ओवरराइड हो जाए सिस्टम, शायद मैनेजमेंट में कम लोग हैं तो उनके पास एक्सपर्टाइज भी ना हो कि चीज़ों को कैसे रिकॉर्ड करें। तो छोटी एंटिटीज़ की अपने कुछ मसलों मसाइल हैं। फाइनली चैप्टर के एंड की तरफ जाते हैं। हमने कहा था कि हम इस चैप्टर पर ज़रा ज़्यादा टाइम देंगे और फिर जब बच जाएगा टाइम वो हम एनालिटिकल प्रोसीजर को दे देंगे, क्योंकि उसमें हमारे पास कुछ वीडियो में भी चीज़ें पड़ी हुई हैं। सिस्टम को रिकॉर्ड करना, 3 अगर ऑफ करते हैं, सिस्टम रिकॉर्ड करने से क्या मुराद है? सिस्टम रिकॉर्ड करने से मुराद ये है कि आप जिस भी एंटिटी के कंट्रोल्स को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप क्या करें, उसको डॉक्यूमेंट कर लें, उसको रिकॉर्ड कर लें। क्यों रिकॉर्ड कर लें? बस क्लाइंट से पूछ लें और ऑडिट कर लें। रिकॉर्ड क्यों करना? एविडेंस है, डॉक्यूमेंटेशन कहता है हर चीज़ लिखो, याददाश्त रहेगी। सिस्टम वो बताएंगे तो आपको शायद पूरा याद ही ना रहे। आपको शायद याद हो कि जब ये वाला टॉपिक आया था तो मैंने आपको एक पूरा निज़ाम बताने की कोशिश की और आप परेशान हो गए, आपने कहा सर रहने दें। चूँकि निज़ाम इतने बड़े बड़े होते हैं कि उनको सुन के याद नहीं रखा जा सकता। तो दिस इज़ वेरी गुड कि जब भी आपको किसी भी जगह इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करना हो, देखना हो या समझना हो, आप उनको क्या करें, डॉक्यूमेंट कर लें। डॉक्यूमेंट करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका नैरेटिव नोट्स, एक सिस्टम फ्लो चार्ट और एक नैरेटिव नोट इंग्लिश लैंग्वेज में रिकॉर्ड कर लें, फ्लो चार्ट कुछ डायग्राम्स बना लें और क्वेश्चन कुछ सवालनामों की फॉर्म में पूरे सिस्टम को रिकॉर्ड कर लें। नैरेटिव नोट से स्टार्ट करते हैं। नैरेटिव नोट बेसिकली रिटन डिस्क्रिप्शन है सिस्टम की। क्लाइंट के पास बैठे, उनसे कहा बताएं आपका सेल्स का क्या सिस्टम है, वो बताते गए, आप लिखते गए। पुराने ज़माने में बॉल पॉइंट से लिखा जाता था, आज के ज़माने में आप लैपटॉप गोद में रख के बैठ जाते हैं और आप उसके ऊपर टाइपिंग कर रहे होते हैं। तो आज का ऑडिटर जो है वो मैक्सिमम काम लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करके कर रहा होता है। तो आप सारी चीज़ें साथ साथ लिखते जा रहे हैं। तो ये मेनली यूज़ होता है कि आप जो एक्टिविटीज़ हैं जो प्रोसेसिंग में इस्तेमाल हो रही हैं ट्रांजैक्शन की, उनको रिकॉर्ड करें। ये सिंपल होते हैं लेकिन समटाइम ये काफ़ी लेंथी हो जाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होंगे पहले, और उसके बाद जब भी आप इसको अपडेट करेंगे तो आपको फिर भी टाइम लगेगा। तो आइडियली क्लियरली रिटर्न होने चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा लेंथी बनाने की कोशिश ना करें और कोशिश करें टू द पॉइंट ऐसी बात हो जो कल को आप नहीं और कोई और ऑडिटर भी यूज़ कर रहा हो तो उसको भी समझ आ रहा हो कि आपने क्या लिखा है। दूसरा तरीका होता है आप डायग्राम बना लेते हैं। आप अकाउंटिंग सिस्टम को एक डायग्राम की फॉर्म में ले आते हैं। फ्लो चार्ट से क्या होता है कि आपको एक तस्वीर सी नज़र आती है, उस तस्वीर में चीज़ों का फ्लो नज़र आ होता है, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। एक बंदा सिर्फ एक सफ़ा देख के पूरे सिस्टम को दिमाग में बिठा लेता है। हम लोग इंशाल्लाह कल जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की बात कर रहे होंगे तो हम 1-2 सिस्टम्स को, 2-3 सिस्टम्स के फ्लो चार्ट देखेंगे। उससे हम देखेंगे कि पूरे सिस्टम को राइटिंग में पढ़ने से ज़्यादा आसान होता है कि आप उसकी एक तस्वीर जहन में बिठा लेते हैं। तो फ्लो चार्ट एक तस्वीर है, फ्लो चार्ट एक विजुअल इम्पैक्ट देता है इमीडिएट सिस्टम का। और लेकिन फ्लो चार्ट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए। कुछ अरसे पहले तक फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है वो हमारे सिलेबस में होता था और आईकेएप ने एक दफ़ा फ्लो चार्ट बनाने का सवाल तक पूछा हुआ है कि फ्लो चार्ट बना के दो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा आईकेएप
ईजी हो गया है, बच्चे आहिस्ता आहिस्ता फुस होते जा रहे हैं, तो आई क्या उस हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता और डिफेंसिव होता जा रहा है। जी AI आ गया ना, बच्चे जो है वो क्यों इतना मेहनत करें। अब फ्लो चार्ट क्यों कोई बनाएगा, आप पूरी डिस्क्रिप्शन डाल देंगे कि AI पे और AI एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बना देगा, क्योंकि आपको फ्लो चार्ट बनाना नहीं आता तो AI जो भी बना देगा आप मान लेंगे कि उसने सही बनाया है। तो प्रॉब्लम ये है कि AI भी उसके लिए काम का है जिसको पता है कि एग्जैक्टली वो प्रोसेस किस तरह से चल रहा है। तो AI आने के बाद भी वो प्रोसेस आपको समझने ज़रूर पड़ेंगे। तो AI ने ऐसा नहीं करना है कि बस आपकी ज़िंदगी आसान, आपको जो आप नौकरी करने गए उन्होंने कहा ये काम आपने करना, आपने AI पे डाला, काम हो गया। अगर ऐसा काम है तो ये काम तो वो आपको देंगे ही नहीं, आपको नौकरी पे ही नहीं रखेंगे। जो काम AI को देने से हो जाएगा तो फिर इंसान की क्या ज़रूरत है। हाँ, ऐसा काम हो जो AI से हर किसी को ना करना आता हो, ऐसा काम हो जिसको आप थोड़ा सा घुमा के कर सकते हो, और ऐसा काम जिसमें इंसानी जजमेंट इन्वॉल्व है, वहाँ AI आपका दुश्मन नहीं है, वरना AI इंसान का दुश्मन है। तो अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो AI की तबाहकारियों से बचेंगे, और अगर AI अकेले पे रिलाई करते रह जाएंगे तो फिर तो हो गया काम। तीसरा तरीका क्या है, ICQ या ICEQ। आप पूरे सिस्टम को क्वेश्चंस में डिवाइड कर लें। अगर मैं कहूँ क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग कुछ कीड़े मकोड़े से हैं। और अच्छा, आप लोग फिर अच्छे लोग हैं, कभी कभार जो है ना वो इस तरह से करके कोई मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या कुछ और इस तरह से, या हम टीवी पे अगर मतलब कोई यूट्यूब वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो समटाइम क्या होता है कि आपने जो चैनल सब्सक्राइब किए होते हैं उनकी वीडियो सामने आ जाती है। तो मैंने अपने कॉलेज को सब्सक्राइब किया होता है, तो अचानक से एक लेक्चर आ जाता है जहाँ इस तरह की एक राइटिंग होती है और मैं बहुत ही फ़ख्र से एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। तो मेरी बेगम जो है ना वो टीवी देख के कहती है कि ये कैसे पढ़ पाते हैं, ये कौन लोग हैं, ये जन्नती लोग हैं, ये इस किस्म की लिखाई है, ये कुछ कहते नहीं है आपको। तो वो जो है ना, ये आप लोगों की भी अजमत है कि आप इस तरह की लिखाइयाँ पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। जब पहले मुझे बड़ी गिल्ट फीलिंग होती थी कि मेरी लिखाई जो है वो काफ़ी गंदी है, और मैं अपना अक्सर मेरे आंखों के सामने से कुछ वीडियोस उतरती थी तो कुछ टीचर पढ़ा रहे होते तो ऐसी नफीस ज़बरदस्त राइटिंग बोर्ड पे होती थी, मैं कहता था इतना प्यारी राइटिंग मैं नहीं कर सकता। फिर बाद में किसी बच्चे ने बताया कि सर वो भी नहीं करते, वो टीए को कहते हैं, और टीए आगे वो प्यारी सी राइटिंग पहले कर देता है। फिर मेरा हौसला बढ़ा, फिर उसने कहा नहीं सर मैं आपको राइटिंग दिखाता हूँ। उसने फिर एक वीडियो खोल के दिखाया तो एक जगह बड़ी खूबसूरत लिखाई थी, थोड़ा साइड पे जाके वो साहब खुद भी लिख रहे थे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मेरी जैसी राइटिंग थी। तो मुझे बड़ा हौसला हो गया, मैं इसका मतलब है जितने भी अजीम आदमी हैं उनकी राइटिंग उसी तरह से ही ख़राब है। तो ज़्यादातर लोगों की राइटिंग ऐसी है, तो बस समझ आना चाहिए। तो खैर ये तो असल में इलेक्ट्रॉनिक लिखाई है, ये मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे लिखा था, ऊपर से आपको दिखाने के लिए इसको बोल्ड करके इसको ब्लैक कलर कर दिया, तो वैसे नहीं समझ आ रही, लेकिन इंशाल्लाह मैं बताऊंगा और आपको समझ आता चला जाएगा। ICQ ICEQ, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर, इंटरनल कंट्रोल एवेल्यूएशन क्वेश्चनियर। पूरे सिस्टम को रिकॉर्ड करने का आसान तरीन तरीका ये नहीं है कि आप क्लाइंट के पास जाएं, कहें ज़रा अपना निज़ाम बताओ, जो निज़ाम बताते जाएं आप लिखते जाएं। जब आपको पता है कि हर तरह के निज़ाम में कुछ टिपिकल प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे मैं अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को 1-3 दबा दीजिएगा जी। जब मैं अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को कहता हूं कि मैं आपको एक सिस्टम बताता हूं कि एक बच्चा आया और उसने कॉलेज से पूछा जी मैंने ये क्लास पढ़नी है, उन्होंने कहा फलाना कमरे में चले जाओ, क्लास हो रही है, 1.5 महीने बाद आके बैठ के फीस तय कर लेना और पैसे दे देना। तो बच्चे कहते नहीं सर ऐसे नहीं होता, एक फॉर्म होना चाहिए, एक रसीद होनी चाहिए, एक एंट्री होनी चाहिए, एक कार्ड होना चाहिए। इसका मतलब है कि मैंने कॉलेज का नाम बगैर बताए जब आपको ये बताया तो आपने कहा नहीं सर इस तरह से नहीं, ज़्यादातर कॉलेज में इसी तरह का निज़ाम होता है। तो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स का भी एक ही खास तरह का प्रोसेस होता होगा, तो ज़्यादातर प्रोडक्शन वालों का भी एक ही तरह का प्रोसेस होता होगा। तो जो ऑनलाइन लोगों के घर माल डिलीवर कर रहे हैं उनके भी मिलते जुलते प्रोसेस होंगे। तो रादर देन कि मैं क्लाइंट से पूछूं आपका प्रोसेस क्या है, मैं इंटरनेट पे सर्च कर लूं कि इस तरह का बेस्ट प्रोसेस क्या है। इंटरनेट पे बने बनाए सवालनामे मिलते हैं और वो सवालनामे लेके मैं क्लाइंट के पास पहुंचूं और मैं क्लाइंट से एक एक करके सवाल पूछने की कोशिश करूं कि ये चीज़ कैसे और ये चीज़ कैसे है। G3 तो मैं उनके पास आके कहूँ हाँ क्या आप बच्चों से एडमिशन फॉर्म फिल करवाते हैं, येस या नो, उन्होंने कहा येस। क्या कैश इनवॉइस लेते हैं, हाँ जी। क्या कार्ड क्रिएट करते हैं, नहीं जी। क्या रिकवरी शीट होती है, हाँ। क्या डोर एंट्री पे कोई मैनुअल कंट्रोल्स, कोई मैनुअली बंदा खड़ा होता है, यस। क्या डोर एंट्री पे कोई बायोमेट्रिक होता है, नहीं। क्या सब्जेक्ट वाइज डिटेल होती है, हाँ जी। क्या कोऑर्डिनेट हेड ऑफिस से आप चीज़ों को करते हैं, नहीं।
आपने क्या किया, बने बनाए कुछ सवाल, आप नेट पे गए, आपने कहा मुझे सेल्स की आइडियल ICQs दे दें, उन्होंने 150 सवाल आपको दे दिए। आपने इस इदारे को देखा, उन सवालों को देखा, कुछ सवाल तो फिल्टर कर दिए कि इस इदारे पे एप्लीकेबल नहीं है, तो 70-80 सवाल रह गए। 70-80 सवाल आपने एक एक करके पूछे, या वो आपको जवाब देंगे यस, या वो आपको जवाब देंगे। ये एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल पता लग रहा है कि आप कहते हैं ये होना चाहिए, जहां जहां वो यस कह रहे हैं इसका मतलब है वो मानते हैं कि उनके यहाँ वो निज़ाम है, और जहां वो कह रहे हैं नहीं वहां नहीं। तो जहां उन्होंने नहीं कह दिया, हम फौरन से इसको मैनेजमेंट लेटर में भेज दें। मैनेजमेंट लेटर क्या है, पूरा ऑडिट जब आप करने के बाद, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने के बाद आपको बहुत सारी वीकनेसेस, प्रॉब्लम्स पता लगी होती हैं एंटिटी की, वो आप सारी चीज़ें उठा के इनको रिपोर्ट कर देते हैं। यानी कि इनके दोस्त जावेद गवर्नेंस को जाते जाते एक लेटर ऑफ वीकनेस देते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि ये 25 मिस्टेक्स हमें मिली, इन मिस्टेक्स का ये इम्पैक्ट था, और हमारी सजेशन ये है कि इसको ठीक कर यूँ कर लो, ये आपके कंट्रोल्स में मसले थे। ये ऑडिट ओपिनियन नहीं है, ये आप अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं उनकी, क्योंकि आप चौकीदार हैं, आप उनकी मदद कर रहे हैं, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, और फिर आप उनसे कहते हैं कि अपनी मैनेजमेंट से इसके आगे रिस्पॉन्स लिख के हमें दे दो, या अगली दफ़ा जब आए तब हमें दे देना। इसको मैनेजमेंट लेटर भी कहते हैं और लेटर ऑफ वीकनेस। तो जो जो आपको खराबी नज़र आती है आप उसमें डालते चले जाते हैं। तो मैंने कहा जहाँ जहाँ नो लिखा हुआ है, ये 3 तो उठा के उस लेटर ऑफ वीकनेस में डाल दें। कि इतना अहम कंट्रोल और आपको पता ही नहीं है, बायोमेट्रिक कितनी कमाल चीज़ है, आपने रखा हुआ ही नहीं है, कार्ड क्रिएट करना कितना अहम है और आपने रखा ही नहीं है। फ़ायदा भला क्या हुआ? अगर मैं इनसे इनका निज़ाम पूछ के लिखता तो मेरे जहन में बायोमेट्रिक आता ही ना, मेरे जहन में कार्ड आता ही ना, जो ये बताते वो लिखता। अभी क्या हुआ, मैंने बेस्ट निज़ाम से जब इन्हें कंपेयर किया तो इनकी वीकनेस फ़ौरन से पता लग गई। तो ये ICQ है जो कि बड़े बड़े सवाल पूछता है। अब क्या होगा, जहां जहां उन्होंने यस कहा है, हर सवाल के पीछे मैं छोटे छोटे से और सवाल बनाऊंगा ICEQ। अब अगर मैंने इन सवालों को फर्दर वेरीफाई करना है, उन्होंने कहा एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं, मैं बड़ा खुश हो गया कि एक कंट्रोल एग्जिस्ट करता है, पता नहीं अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा काम कब काम करेगा, मैं उनसे छोटे छोटे और सवाल पूछ रहा हूँ। भाई इस पे स्टूडेंट का नाम लिखते हो, इस पे उसका रोल नंबर लिखते हो, इस पे फ़ी की डिटेल लिखते हो, सब्जेक्ट की डिटेल लिखते हो, स्टूडेंट के साइन लेते हो। फिर उन्होंने मुझे यस यस नो नो बताना शुरू कर दिया। जो उसमें नो उन्होंने कहा, मैंने फिर लेटर ऑफ वीकनेस में डाल दिया कि भाई ये अच्छा कंट्रोल था लेकिन इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि बच्चे की फ़ी की डिटेल तो ली ही नहीं इन्होंने। और जहां जहां उन्होंने यस बता दिया, मैं समझ गया कि इनके यहाँ ये 4 चीज़ें होती हैं। अब ज़िंदगी आसान है। अगर इसी वक्त मुझे टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने हैं तो मैंने क्या किया, 50 बच्चों के फॉर्म उठाए और उस पर जहां जहां उन्होंने टिक लगाया था वहाँ देख लिया वो काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा। जो वो खुद मानते नहीं हो रहा वो तो वीकनेस में डाल दिया, और जो उन्होंने कहा था उसका वॉक थ्रू टेस्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल सवाल ये था कि रिकवरी की शीट होती है, हाँ जी, मैंने अब उसके मजीद छोटे सवाल बना लिए। क्या फुली अपडेटेड होती है, क्या रोल नंबर आता है, क्या इस पर स्टूडेंट की तस्वीर आती है, कितना इंपॉर्टेंट है। हमने तो आपको एक कार्ड दे दिया कि ये कार्ड आप क्लासमेट होने के लिए इस्तेमाल कर लें, अगर उस पर तस्वीर ही नहीं है तो कोई भी बच्चा कार्ड दिखा के जल्दी में 100-150 बच्चा खड़ा हुआ है वो दिखाएगा और जल्दी से अंदर एंटर हो जाएगा। तो कंट्रोल मौजूद है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। तो आपने क्या किया, ये छोटे छोटे से कुछ ICEQ बना लिए। तो कंट्रोल को अगर आप एग्जिस्टेंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो ICQ कहलाता है, और कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करना चाह रहे हैं तो ICU से मजीद ज़्यादा छोटे और टू द पॉइंट सवाल आप बनाना शुरू कर देते हैं, वो कहलाते हैं ICEQ। ICEQ का फ़ायदा ये है कि ये वाहिद तरीका सिस्टम को डॉक्यूमेंट करने का जिससे टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी आप उसी वक्त लगा सकते हैं। वरना क्या होता है, नैरेटिव में आपने रिकॉर्ड अलग किया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल वाली टीम बाद में उस पर काम करेगी। फ्लो चार्ट बनाने वाले और हैं और उसको चेक करने वाले और हैं, लेकिन जो ये क्वेश्चंस पूछ रहा है वो उसी वक्त बैठे बैठे लगे हाथों उसका एक एक्स्ट्रा काम भी कर सकता है। वो क्या है, उसके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगा सकता है वॉक थ्रू टेस्ट के थ्रू। क्या ये सारा काम हुआ था या नहीं हुआ था। जल्दी से इसकी इंग्लिश पढ़ते हैं और आपके पसंदीदा मरहले की तरफ जाते हैं। ब्रेक। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन यार, टू एस्टैब्लिश, वन भी ऑफ कर दीजिएगा, जल्दी से इसे देख लेते हैं। टू एस्टैब्लिश वेदर अप्रोप्रिएट कंट्रोल एग्जिस्ट। हर क्वेश्चन डील करेगा एक पर्टिकुलर सवाल को जिसका जवाब यस होगा या नो होगा। ICQ यूजुअली इस तरीके से बनाए जाते हैं कि यस का मतलब है कंट्रोल मजबूत है और नो का मतलब है कंट्रोल वीकनेस है। ऑडिटर रिव्यू करेगा यस या नो आंसर को ताकि उससे अंदाजा हो जाए कि ओवरऑल पिक्चर क्या है। क्वेश्चन एक सिंपल चीज है ऑडिटर के लिए कंप्लीट करना, लेकिन सम टाइम क्वेश्चन इतने लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं कि आप आवाजार हो जाते हैं। चेकिंग ICQ, बजाय इसके क्या हर दफ़ा नया ICQ बनाएं, आप पिछली दफ़ा का ICQ पकड़ें, इस दफ़ा की चीज़ें उसमें अपडेट करें और उसको दोबारा से यूज़ कर लें।
जो पिछली वीकनेस थी अगर वो ठीक हो गई है तो आप उसको दोबारा से उस पर अपडेट कर लें। फिर हमारे पास आता है ICEQ, आइडिया बिहाइंड ICEQ टू ड्रॉ अप अ स्मॉल नंबर ऑफ की कंट्रोल क्वेश्चन डिजाइन टू एस्टेब्लिश क्या कोई मेजर वीकनेस एग्जिस्ट तो नहीं कर रही। ICEQ में आप गुड न्यूज देख रहे थे, कंट्रोल मौजूद है, यस। ICEQ में मौजूद होने के बाद अब आप ढूंढना चाह रहे हैं गड़बड़ तो नहीं है, तो यू आर लुकिंग फॉर बैड न्यूज। ICEQ में हम ढूंढना चाह रहे थे गुड न्यूज, और अब जब वहां है कंट्रोल तो अब हम जानना चाह रहे हैं कि क्या वो खराब तो नहीं। ICQ की तरह ICEQ में भी एक शॉर्टर लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होती है और उसका आंसर यस या नो होता है। ये अप्रोच टिपिकली ज़्यादा छोटा डॉक्यूमेंट बनाती है ICQ से। ICQ ओवरऑल डॉक्यूमेंट, ICEQ छोटे छोटे से एरियाज पे छोटे छोटे से डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, लेकिन इसका वही डिसएडवांटेज है कि क्वेश्चंस लेस प्रिसाइज हैं और शायद आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए होगी, यानी कि ये इतना कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट होती है या नहीं होती, ये सवाल को यस या नो में वही समझ सकेगा जिसको पूरा प्रोसेस पता है कि रिकवरी क्या चीज़ होती है और उसमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट लिखना कितनी ज़रूरी है, वो उस बंदे को ज़्यादा समझ आएगा। तो ये प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग आपको ज़्यादा चाहिए होगी। कौन सा क्वेश्चन है वो करना है, ये एक प्रेफरेंस है ऑडिटर की। अगर आप सिर्फ कंट्रोल्स की मौजूदगी समझना चाह रहे हैं तो ICQ बहुत है, लेकिन अगर आप उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस और लगे हाथों उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी करना चाह रहे हैं तो आइडियली आपको क्या करना चाहिए, ICEQ लेवल पे चले जाना चाहिए। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर बड़ा है। ICAP ने यहाँ से ज़्यादातर स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछे हैं, बहुत ही कम हल्के फुल्के लॉजिकल सवाल कि आपको 6-7 कंट्रोल दे दिए और कह दिया ज़रा बताओ इनमें से प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव कौन कौन सा है। एक आध दफ़ा आपको सिस्टम दे दी और कहा इस सिस्टम में बताओ आपको कोई इनपुट आउटपुट के कंट्रोल समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो 90% से ज़्यादा क्रैमिंग, यानी मैं इसको नॉलेज बेस में कवर करता हूँ, लेकिन हल्के फुल्के से लॉजिकल सवाल और ड्राफ्टिंग में जाएंगे तो वो हल्के फुल्के तो बाय डिफॉल्ट ही कवर हो जाएंगे। अब हमने कितने टाइम की ब्रेक करनी है, 10 मिनट। 4:10 पे शार्प दोबारा इकट्ठे होते हैं और एनालिटिकल प्रोसीजर पे हम आधे घंटे जो बहस कर सकें हम इंशाल्लाह वो करेंगे। स्टार्ट करें फिर। एनालिटिकल प्रोसीजर्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हमें समझ आ चुके हैं। अरे पीछे से तो लिखा ही निकल आई, मैं शायद पीछे से साफ स्लेट निकले, लेकिन पीछे कोई अजीम आदमी को अजीम डायग्राम बनाता रह गया मुझे लग रहा है। हमारे पास तो डस्टर भी नहीं है, वहाँ पड़ा हुआ है। एक बड़ा यूनिक किस्म का टॉपिक एनालिटिकल प्रोसीजर्स। हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर समझ लिए हैं, हमने कंट्रोल समझ लिए, हमने बाकी सारी चीज़ें समझ ली हैं। जब आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा रहे होते हैं तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाते हुए आप सम टाइम अपनी मैथमेटिकल एबिलिटीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी मैथमेटिकल सेंस को यूज़ कर सकते हैं, आप अपने मैथमेटिकल जो अंदाज़ा है, जो चीज़ों को समझने का अंदाज़ा है उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले जब मैं क्लास को इस तरह से देख रहा था और मैं सोच रहा था कि चाय कितनी मंगवानी पड़ेगी और मैं एक एस्टीमेट लगाना चाह रहा था, तो मैंने आपसे अंदाज़ा लिया तो आप लोगों ने बताया कि 40 रुपये की चाय है। फिर मुझे ये पता है कि यहाँ पे इस साइड पे 6-6 बच्चों की कुर्सी और उस साइड पे भी 6-6 बच्चों की कुर्सी हैं, तो थोड़ा सा रफली अंदाज़ा लगा रहा था कि हाँ भाई औसतन हर रो में कितने बच्चे गायब लग रहे हैं और कहाँ तक क्लास पहुँची हुई है। तो कहीं ना कहीं 10 × 2 माइनस उतने करके एक रफ अंदाज़ा लगाया इतने बच्चे होंगे, उसको 40 से मल्टीप्लाई किया, अमाउंट काफ़ी बड़ी नज़र आई, घबरा गया और आपके अंदर का इंसान जगाने की कोशिश की। इंसान नहीं जागा, वो खर्चा जो है वो करना पड़ गया। लेकिन कहने का मतलब है कि मैंने जो अंदाज़ा लगाया दैट वाज एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर ये है जिसमें आप मैथमेटिकल रीजनिंग को यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल वर्किंग को यूज़ करते हैं और उसकी बेस पे अंदाज़ा लगाते हैं कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। ये डिटेल प्रोसीजर्स नहीं होते, ये शॉर्टकट प्रोसीजर्स होते हैं। इन शॉर्टकट प्रोसीजर्स में आप अपने दिमाग को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कि क्या मुझे जवाब समझ आया या नहीं आया। वंस आपको एनालिटिकल प्रोसीजर समझ आ जाए तो किसी भी एरिया के सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाने का जब आपको कहा जाए आप उसमें जहाँ जहाँ मैथ है वहाँ आके अपना वैरायटी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक बड़ा मज़ेदार सा प्रोसीजर होता है जब हम एक एंटिटी में पेरोल एक्सपेंस को वेरीफाई कर रहे होते हैं कि पेरोल कितना हुआ। अब एक एंटिटी के अंदर पता लगा 1700 तो एम्प्लॉइज़ हैं, उन 1700 एम्प्लॉइज़ में से किसी को ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है, किसी को कम तनख्वाह मिल रही है, कोई किसी स्केल पे, कोई किसी स्केल पे, किसी का प्रोविडेंट फंड ज़्यादा है, किसी का प्रोविडेंट फंड कम है। आप उन 1700 एम्प्लॉइज़ में से 100 एम्प्लॉइज़ के ऊपर भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा देंगे तो भी पेरोल की जो कंप्लीटनेस है वो शायद वेरीफाई ना हो। तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि जी लास्ट ईयर लास्ट मंथ में क्या हुआ था,
लास्ट ईयर जो लास्ट मंथ था उसमें हमारा पेरोल था, फर्ज करें हम लोगों ने जो खर्च किया था वो था 37 मिलियन। लास्ट ईयर के लास्ट मंथ में हमारा जून का खर्चा था 37 मिलियन। एजम्पशन ले लेते हैं कि साल कोई चेंज नहीं आया होगा। अब हम दिमाग में ना एक अमाउंट बनाना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज कि कोई चेंज नहीं आया, तो इस दफ़ा मल्टीप्लाई पे 12 होना चाहिए। फिर पूछा मैनेजमेंट से कि हाँ भाई को बोनस वगैरह दिया, उन्होंने कहा साल में एक दफ़ा बोनस दिया। उन्होंने कहा आपको एम्प्लॉइज़ वाइज डिटेल दें, हमने कहा वो तो दे दें लेकिन टोटल बताएं कितना दिया। उन्होंने कहा हमने 150 मिलियन का बोनस भी दिया। आपने इस अमाउंट में ऐड कर दिया 150 मिलियन। फिर आपने कहा साल में कितने लोग छोड़ के गए, उन्होंने कहा 22 लोग छोड़ के गए हैं और उनकी डिटेल उन्होंने दे दी। उन 22 लोगों की कितनी सैलरी है मल्टीप्लाई बाय कितने महीने वो नहीं रहे, क्योंकि मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, उन सबको भी जो छोड़ के गए वो भी मल्टीप्लाई हुआ हुआ है। तो मैंने इसमें से लेस कर दिया जो 22 लोग छोड़ के गए हैं, जो लीवर्स हैं उनके मैंने फॉर एग्जांपल बन रहे थे 4.7 मिलियन, वो मैंने उसमें से माइनस कर दिया। फिर पूछा कितने नए लोगों ने ज्वाइन किया, उन्होंने कहा जिस दफ़ा हमारी पॉलिसी ये थी कि हमने साल के आखिरी महीने में लोगों को ज्वाइनिंग दी है तो हमें तकरीबन 100 लोगों ने ज्वाइन किया है, लेकिन वो एक एक महीने के लिए रहे हैं। तो हमने क्या किया, उन 100 लोगों की जो तनख्वाहें हमें पता लगी हमने वो 1 मंथ की उसमें ऐड कर दी, तो पता लगा कि वो 100 लोगों की तनख्वाह थी फ़र्ज़ करें 8 मिलियन, और एक अमाउंट तक पहुंच गए। क्या बनता है 37 इंटू 12 कितना है 444 पूरा। इसमें 150 ऐड हो गया और 4.7 माइनस हो गया और 8 मिलियन ऐड हो गया 5.3। 1700 एम्प्लॉइज़ के ऊपर टेस्ट ऑफ डिटेल्स यानी कि डिटेल सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाने से पहले ही मुझे रफली अंदाज़ा हो गया है कि इनकी टोटल पेरोल की कॉस्ट इस दफ़ा इसके आसपास होनी चाहिए। हो सकता है किसी के एक आध महीने की तनख्वाह ना मिली हो सकता है कोई एक आध पहले महीने छोड़ गया हो सकता है किसी का प्रोविडेंट फंड कभी मसला कर गया हो, तो एरर आ जाएंगे। लेकिन कितने एरर आ जाएंगे, लाख के, 2 लाख के, 4 लाख के। ये नहीं कि फ़र्ज़ करें मैं क्लाइंट से कहूँ आपके पास कितना रिकॉर्ड हुआ है, उन्होंने कहा 600 मिलियन, मैं कहूँगा हाँ ठीक है सही है, इतने की तो खैर है, मैंने भी तो रफ अंदाज़ा ही लगाया था। तो अगर 600 मिलियन में मेरा उनसे 2.7 मिलियन का डिफरेंस आया है, ठीक है, तो 6 मिलियन का 1%, ये 600 मिलियन का 1% कितना बनता है 6 मिलियन, डिफरेंस उतना भी नहीं है, उसका भी हाफ है। टेक्निकली आप 1700 एम्प्लॉइज़ में से 100 पे जो मर्जी भी काम कर लें, आप कंप्लीटनेस से वेरीफाई नहीं कर सकते। लेकिन इस प्रोसीजर ने क्या कर दिया, कंप्लीटनेस वेरीफाई कर दी। उन्होंने 600 मिलियन का मुझे अंदाज़ा हो गया कि सही कह रहे हैं, उन 600 मिलियन का मैंने एक्यूरेसी वेरीफाई कर दी, मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे लग रहा है आप सही कर रहे हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है, जब किसी जगह कोई मैथमेटिकल चीज़ों में लिंक पाया जाता है तो आप उसको एक्सप्लॉइट करें, उसको वर्कआउट करें, उसको वर्कआउट करके एक नतीजे पे पहुंचे, उस नतीजे पे पहुंचने के बाद आप ज़्यादा बेहतर एश्योरेंस दे सकते हैं उस एरिया के ऊपर। तो एनालिटिकल कहते हैं कि ये प्लॉजिबल रिलेशनशिप यानी कि जो पॉसिबल रिलेशनशिप है न्यूमेरिकल फाइनेंशियल डाटा और नॉन फाइनेंशियल डाटा या फाइनेंशियल डाटा एंड फाइनेंशियल डाटा का आपस में ताल्लुक। तो वही वाली बात है कि अगर किसी भी जगह आपको कोई चीज़ वेरीफाई करनी है और उसमें एक मैथमेटिकल पैटर्न पाया जाता है तो आप रफली अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कॉलेज के टेस्ट ऑफ डिटेल्स तो आपने नहीं किए होते, लेकिन आप क्या करते हैं, आप ऐसे मुड़ के देखते हैं कमरे में इतने बच्चे बैठे हैं, फिर सोचते हैं अच्छा 30% तो एब्सेंट होते होंगे, आप उतनों में 30% की एडजस्टमेंट करते हैं, फिर उतने बच्चों को एक खास फीस से मल्टीप्लाई करते हैं और एक खास अंदाजे तक पहुँचने की कोशिश करते हैं कि कॉलेज की इतनी इनकम रही होगी। ये जो आप हरकत कर रहे होते हैं इसे एनालिटिकल प्रोसीजर कहते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर जैसे, लेकिन कभी ये नहीं गिनते कि अच्छा क्लास में इतने एसी हैं, फिर घर में मेरे अगर एक एसी लगा हुआ है तो महीने में इतना बिल आता है, तो अगर इस क्लास में 5 एसी लगे हुए हैं और मेरे घर से ज़्यादा इस क्लास का चलता है एसी, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा और उस बिल के साथ ऐसे करूँगा तो कॉलेज में अगर 55 एसी लगे हुए हैं, 60 एसी लगे हुए हैं, तो ऐसे करके हाँ कॉलेज का 16 लाख तो बिजली का बिल आ जाता होगा महीने का, तो करोड़ तो 6 महीने का इनका यही लग जाता होगा। ये हिसाब कभी भी नहीं करते। बच्चे नज़र आते हैं, एसी नज़र नहीं आते, टीचर नज़र नहीं आते, किराए नज़र नहीं आते। तो एनालिटिकल प्रोसीजर वो चीज़ है जिसमें विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स आप डाटा पकड़ के मैथमेटिकली उसको वेरीफाई करके अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं।
कब कब करते हैं? फर्स्ट सम टाइम आप किसी एरिया को वेरीफाई करने के लिए, जैसे मैंने रेगुलर क्लास में एग्जांपल दी थी कि एक जगह पे आप 1-3 कीजिएगा ज़रा। मैंने एक रेगुलर एग्जांपल दी थी कि एक क्लास है और एक बिल्डिंग है, उसमें 100 कमरे हैं, वो 12 महीने किराए पे चढ़ी रही है और 5,000 उसका किराया था। क्लाइंट की कदर इनकम है, क्लाइंट ने एक बिल्डिंग ली हुई है और उसका हर कमरा 5-5 हज़ार किराए पे चढ़ाया हुआ है। पूरे साल उनकी बिल्डिंग किराए पे चढ़ी रही है और उनका किराया स्टैंडर्ड था 5,000 और बिल्डिंग में 100 कमरे हैं। तो 100 कमरे 12 महीने तक 5,000 अगर किराया देंगे तो आपने रफली अंदाज़ा लगाया 6 मिलियन। क्लाइंट से पूछा ज़रा मुझे लेजर दिखाओ, उन्होंने दिखाया 5.98 मिलियन। डिफरेंस था 20,000 का 60 लाख के एरिया में। आपने कहा ठीक है, खैर है, इतना थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है, हो सकता है 1-2-3 महीने में कुछ ऊपर नीचे हुआ हो। तो टेक्निकली आपने ये अदर इनकम 5 मिनट में एक झटके से उसको मैथमेटिकली कंफर्म कर लिया कि बात सही है। हाँ, आप हर एरिया को देखेंगे, आप इस 5,000 को वेरीफाई करेंगे, 5,000 वाकई 5,000 है। इस 12 को देखेंगे कि क्या 12 के 12 महीने ये बिल्डिंग किराए पे चढ़ी रही है। इस 100 कमरों को ज़रूर देखेंगे कि क्या उस बिल्डिंग में जब आप ध्यान से देखें तो आपको 100 कमरे ही नज़र आते हैं या नहीं नज़र आते। बात समझ रहे हैं? तो आपने क्या किया, एनालिटिकल प्रोसीजर से लाइट ऑन कर दीजिएगा 1-3। एनालिटिकल प्रोसीजर से आपने किया ये कि आपने न्यूमेरिकल एक्यूरेसी वेरीफाई कर ली। तो इस वक्त एनालिटिकल प्रोसीजर ने एक सब्सटैंटिव प्रोसीजर का काम किया। एनालिटिकल प्रोसीजर 3 जगह इस्तेमाल होते हैं। जब क्लाइंट आपके सामने, जब आप पहुंचते हैं और क्लाइंट आपके सामने ड्राफ्ट फाइनेंशियल्स रखता है तो आप क्या करते हैं, आप उसकी डिफरेंट एरियाज उठा के उस पर रेशियो एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। आपको पता है ये इंडस्ट्री में हर दफ़ा जीपी 40% होता है, तो आप उनका सेल पकड़ के 40% से मल्टीप्लाई करके अंदाज़ा लगाते हैं कि जीपी इतना होना चाहिए, और जब उनके जीपी से मैच करते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं कि इतना डिफरेंस कैसे आ गया। तो फिर पता लग जाता है कि या सेल में गड़बड़ होगी या कॉस्ट ऑफ सेल में गड़बड़ होगी। आप डेटर टर्न अराउंड टाइम, आपको पता है कि इस इंडस्ट्री में 15 दिन होता है। आपने डेटर पकड़े, सेल की अमाउंट पकड़ी, क्रेडिट सेल्स की, उनकी रेशो निकाली, जो रेशो निकाली आपके पास जो जवाब आया वो काफ़ी डिफरेंट था जो कि हर साल इनका टाइम होता है उससे। तो आपको फ़ौरन से शक होना शुरू हो गया कि ये जो हरकत कर रहे हैं थोड़ी सी मशकूक है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर सबसे पहले इस्तेमाल होते हैं रिस्क असेसमेंट के वक्त। जब एंटिटी की आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हैं और इनसे ट्रायल लेते हैं तो आप उसी वक्त उस पर रफ अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन कौन सी फिगर्स मुझे अजीब सी लग रही हैं। दूसरा, आप इसको कब इस्तेमाल करते हैं, एज अ सब्सटैंटिव प्रोसीजर। हर वो एरिया जिसमें एक मैथमेटिकल वर्किंग पाई जाती है उसको वेरीफाई करने के लिए आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एंटिटी में आए और आपको बताया गया कि जी इस दफ़ा हमारे जनरेटर के एक्सपेंसेस इतने रहे हैं। अब आपको पता है कि इस साल गर्मियों में औसतन ये हुआ कि तकरीबन दिन में 3 से 4 घंटे से ज़्यादा लाइट नहीं गई और कुछ दिनों में तो बिल्कुल भी लाइट नहीं गई, कभी कभी ज़्यादा लंबी लाइट भी चली गई। तो आपने एक रफ एवरेज लगाई कि हाँ भाई 3 घंटे लाइट गई जाती थी औसतन, और पता ही लगा कि एंटिटी के जो ऑपरेटिंग डेज थे साल में वो थे फ़र्ज़ करें 360, बल्कि 360 नहीं 300। छुट्टियां वगैरह आपने माइनस करके देखा तो आपको अंदाज़ा हुआ कि ये एंटिटी 300 दिन चली है, औसतन 3 घंटे लाइट गई है। इनका जनरेटर 1 घंटे में फ़र्ज़ करें 15 लीटर पेट्रोल पी जाता है, और पेट्रोल की प्राइस पूरा सेशन कम ज़्यादा होती रही लेकिन औसतन 270 पे रही थी कहीं। तो 300 दिन 3 घंटे 15 लीटर 270 के हिसाब से इस्तेमाल हुआ, क्या अमाउंट आई, कितना 3,645,000। आप मैथमेटिकली एक रफ अंदाजे पे पहुंच गए। अब क्लाइंट जब आपको बताएगा और वो कहेगा 37 लाख तो आपको ओके ओके वाली फील आएगी, लेकिन क्लाइंट अगर कहेगा 2 मिलियन तो आप थोड़ा सा तड़प से जाएंगे कि नहीं यार ये क्या बात है। हाँ, हो सकता है मेरी इन अमाउंट्स में गड़बड़ हो सकता है उन्होंने पेट्रोल सस्ते में 250 का लेके रखा हुआ किसी टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे, हो सकता है दरमियान में उन्होंने उसकी मेंटेनेंस कराई हो और ये एवरेज जो है वो 13 पे चली गई हो सकता है उन्होंने साल में कुछ दिन ज़रा ज़्यादा छुट्टियाँ की हो सकता है कभी बीच में ऐसा हो कि बहुत बड़े बड़े टाइम तक लाइट ही ना गई हो। तो अगर मेरी ये अजम्पशंस अच्छी सिक्योर हो जाएंगी तो फिर मैं किसी एरिया के सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लगाते हुए भी एक्यूरेसी को वेरीफाई कर पाऊंगा। आप समझे एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है। चूंकि जनरेटर के अंदर ये पैटर्न था, लेकिन मार्केटिंग पे कितना खर्चा हुआ इसमें कोई मैथमेटिकल पैटर्न नहीं है।
हाँ, सेल्स पे कमीशन कितने दिए गए, शायद वो 2% आपने रेट तय किया वो, तो आप सेल्स पकड़े एवरेज, उसको 2% से मल्टीप्लाई करें, आप रफली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कमीशन कितना रहा होगा। इंटरेस्ट इनकम वेरीफाई करना हो, एक्सपेंस वेरीफाई करना हो, ओपनिंग बैलेंस पकड़ा, क्लोजिंग पकड़ा, आउटस्टैंडिंग डेज पकड़े, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पकड़ा, मार्कअप पकड़ा, रेट लगाया, एक रफ अंदाजे तक पहुंच गए। तो एनालिटिकल प्रोसीजर दूसरे कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, दूसरे लेवल पे एज अ सब्सटैंटिव प्रोसीजर। तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के दो नाम हैं। जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हैं तो उसे कहते हैं सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, और जब इसके अलावा बाकी प्रोसीजर लगाते हैं तो उसको कहते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स। तो अगर कहीं किताब में लिखा हो ना टेस्ट ऑफ डिटेल्स, तो समझ जाइएगा सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स का जिक्र हो रहा है। तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर का अदर देन एनालिटिकल प्रोसीजर नाम होता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स, और जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के वेरीफाई करते हैं तो सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो मजे की बात है कि जो सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर हैं वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं, आपको एश्योरेंस भी दे रहे हैं और बाकी प्रोसीजर्स को कंफर्ट भी दे रहे हैं। तो सम टाइम फॉर एग्जांपल ईयर एंड पे स्टॉक काउंट में ये जो ऑयल्स वगैरह की जो कंपनियां होती हैं, इसमें अक्सर ये होता है कि एक प्रोसीजर होता है कि आप उनके ड्रम पे ऊपर चढ़ के वहाँ से एक डिप डालते हैं और देखते हैं कि वो जब डिप अंदर जाके ज़मीन से टकराई तो वो कितनी गीली थी। उससे आपको हाइट का अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी हाइट तक का ऑयल है। फिर आपको उसका सरकमफ्रेंस और बाकी चीज़ें पता हो तो आप मैथमेटिकली मल्टीप्लाई करके एक रफली अंदाजे तक पहुँच जाते हैं। फिर देखते हैं उनके रेडार पे कितना आ रहा है, रेडार भी मेजरमेंट बता रहा होता है। फिर देखते हैं उनके रिकॉर्ड में कितना आ रहा है। अगर ये तीनों कोरॉबरेट कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्ट मिल जाती है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर इस्तेमाल हुए सब्सटैंटिव प्रोसीजर के तौर पे। तीसरा ये कब इस्तेमाल होते हैं, एंड ऑफ ऑडिट के करीब। एंड ऑफ ऑडिट पे जब पार्टनर देखना चाह रहा है कि टीम ने सही काम किया नहीं किया तो अपने दिमाग को इस्तेमाल करता है। अच्छा, सेल 30% बढ़ गई है, डेटर क्यों नहीं बढ़े। अच्छा, अगर 400 मिलियन की नई इन्वेस्टमेंट आई है तो इसके पैसे कहाँ से आए थे, उन्होंने कहा जी शेयर इशू हुए थे। अच्छा, शेयर इशू हुए थे तो डिविडेंड कितना बढ़ा है। अच्छा, बैंक का बैलेंस कितना बढ़ा है, इंटरेस्ट कितना बढ़ा है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ गई है 400 मिलियन से या 25% इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ गई है तो फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी 25% बढ़ जाना चाहिए। तो एंड पे पार्टनर रादर देन गहराई में उतरे वो एरियाज को मैथमेटिकली एक दूसरे के साथ वेरीफाई कर रहा होता है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर 3 जगह इस्तेमाल होते हैं, ये बात याद रहेगी। अब एनालिटिकल प्रोसीजर जब इस्तेमाल करने हैं तो क्या एहतियात करनी है, सबसे पहले ये देखना है कि क्या सूटेबिलिटी भी है। आप खामखा मैथ तो नहीं इस्तेमाल कर रहे, शायद मैथ बनती ही नहीं उस एरिया में। अब मार्केटिंग एक्सपेंस कितना होना चाहिए, शायद उसमें मैथ नहीं है, लेकिन जनरेटर का ऑयल कितना है इसमें मैथ। स्टूडेंट की फीस में मैथ हो सकती है, लेकिन शायद कॉलेज के कैंटीन के एक्सपेंस में शायद बहुत ज़्यादा मैथ ना हो। तो अगेन कुछ जगह मैथ ज़्यादा होगी तो सूटेबिलिटी देखनी है। फिर देखना है आपका सोर्स डाटा क्या है, उसकी एक्यूरेसी देखनी है। फिर देखना है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी प्रिसाइज है। अगर तो पूरे साल एक ही लोन रहा और पूरे साल कोई चेंज नहीं आई और एक ही इंटरेस्ट रेट है तो अब जो मेरा जवाब है वो बहुत एक्यूरेट है। लेकिन इस तरह की जगह जहाँ मैंने बहुत औसतें ली हैं तो मेरा जवाब उनके जवाब से काफ़ी फ़र्क हो सकता है। अगर मैंने कहा जीपी नॉर्मली 40% के आसपास होता है और उनकी सेल को जीपी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कोई बहुत एक्यूरेट बात नहीं है। लेकिन 15% इंटरेस्ट रेट 1 बिलियन के लोन पे अगर पड़ा तो क्या जवाब निकलना चाहिए, ये बहुत एक्यूरेट बात है। तो जितनी आपकी कैलकुलेशन सफिशिएंटली प्रिसाइज होगी, जितना डाटा आपको टूट टूट के मिला होगा, डिसएग्रीगेट होकर मिला होगा, जितना श्योर होगा उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अपने जवाब पे। आपने जो जवाब निकाला उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं, एक्सपेक्टेशन, और जो उन्होंने लिखा हुआ है उसको कहते हैं रिकॉर्डेड अमाउंट। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रिकॉर्डेड अमाउंट, डिफरेंस देखेंगे। कितने डिफरेंस पे बहस करनी है डिपेंड करता है मैं कितना एक्यूरेट था। अगर मैं बहुत एक्यूरेट था तो अब मैंने डिफरेंस पे लड़ पड़ना है, और अगर मैं खुद भी बहुत ही रफ अंदाजे लगा रहा था तो डिफरेंस बड़ा छोटा हो सकता है। ये बात समझ आई। एनालिटिकल प्रोसीजर्स जब इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो एक बहुत बड़ा यूज़ आ जाता है रेशियो एनालिसिस का। रेशियो एनालिसिस आप अच्छी तरह से समझते हैं। बहुत सारी जगह बहुत सारी रेशियोज होती हैं। डेटा टर्न अराउंड टाइम इस तरह से है, नेट प्रॉफिट रेशियो ये है, करंट रेशियो ये है, क्विक रेशियो ये है। अगर आपको अंदाज़ा हो कि एक एंटिटी की करंट रेशियो नॉर्मली 3:1 होती है, फ़र्ज़ करें अगर आपको पता हो आप एक एंटिटी का पिछले 6 साल से ऑडिट कर रहे हो और आपको पता है कि इनका करंट एसेट रेशियो जो है वो 3:1 रहती है, जो करंट रेशियो है करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी। तो अब आप क्या करेंगे, आप इनके करंट एसेट पकड़ेंगे और रफली अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि करंट लायबिलिटीज़ कितनी होनी चाहिए। फिर मैच करेंगे, अगर करीब करीब आ गए तो आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन में ज़्यादा चले जाएंगे। तो आप रेशियोज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। तो
एक टिपिकल सवाल ICAP का ये हो सकता है कि वो आपको पेपर में आके कहे कि एरिया है, उस एरिया में ये मैथ है, बताओ उस एरिया को एनालिटिकली कैसे वेरीफाई करें। तो जो उन्होंने कंटेंट्स बताए हैं उनको समझ के उनको आपस में मल्टीप्लाई करके आप एक रफ अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ ये चीज़ इतने लेवल पे हो रही होगी। दूसरा सवाल ICAP किस तरह का पूछ सकता है कि वो आपके सामने रख दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, बताओ कौन कौन सा एरिया अजीब सा लग रहा है। तो हो सकता है आप देखें कि सेल कितना बड़ा है, डेटर्स कितना बड़ा है, क्रेडिटर्स कितने बड़े हैं, और आपस में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि अरे ये तो बड़ी अजीब सी बात लग रही है कि सेल्स बढ़ रही है 40% और डेटर बढ़ा 10%। तो हो सकता है रीज़न ये हो कि कैश सेल बढ़ गई और क्रेडिट सेल्स नहीं बढ़ी, लेकिन क्रेडिट सेल्स 40% बढ़ रही है तो असूलन डेटर्स को भी 40% बढ़ना चाहिए। तो पेपर में अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो उसके लिए आइडियल तरीका ये है कि आप उन्होंने जो 2 कॉलम दिए हैं साथ एक तीसरा कॉलम बनाए उन दोनों के डिफरेंस का, चौथे में उसकी परसेंटेज निकालें और अब एरिया बाय एरिया चलें कि ये इतना % बढ़ रहा है, ये इतने % कम हो रहा है, ये इसकी ये वजह हो सकती है, इसकी ये वजह हो सकती है। एक ज़माना होता था कि ICAP ने टॉपिक डाला हुआ था लेकिन CA फाइनल में वो इसके सवाल न्यूमेरिकली पूछता था, लेकिन यहाँ थ्योरेटिकली पूछता था। तब से हमें डर लग रहा होता था कि कोई पता नहीं वो न्यूमेरिकली पूछ ले, तो मैं उस वक्त भी क्लास में प्रैक्टिस कराता था कि हम इसको न्यूमेरिकली भी समझने की कोशिश करें। ICAP ने तकरीबन 2 एक सवाल इस तरह के हमारे कैफ लेवल पर भी पूछ लिए हैं जिसमें उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाए और आपसे उसके ऊपर एनालिसिस करवा लिया। तो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास वक्त कम होगा, तो होगा ये कि 2 सवाल CA फाइनल के फॉर एडिशनल प्रैक्टिस उस गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाएंगे और बाद में ये YouTube पे भी आ जाएंगे। जब हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो जो जो चीज़ें हमने गूगल ड्राइव पे अलग से डाली हैं वो हम YouTube में भी वो वाली वीडियोस ऐड कर देंगे। तो एक तो वो गूगल ड्राइव पे वो अलग से वीडियोस आ जाएंगी CA फाइनल के सवाल। दूसरा, अभी जब आप ड्राफ्टिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पे भी आपकी चैप्टर 5 पे ज़्यादा डिबेट चल रही होगी और फिर जब एनालिटिकल प्रोसीजर्स आएंगे तो हो सकता है वो उस पर एक आध सवाल आपको ऑन द स्पॉट कराएं और एक आध इसी तरह से वीडियो या किसी भी फॉर्म में आपको कैफ का शेयर करें। तो CA फाइनल का फॉर एडिशनल प्रैक्टिस है, कैफ का फॉर रेगुलर प्रैक्टिस है। चूँकि ड्राफ्टिंग सेशन है तो मैं अलग से कैफ के प्रैक्टिस मैं नहीं दे रहा, लेकिन सर उसामा उसको आपको कैफ के सवाल की एक प्रैक्टिस एक एक्सेल की शीट के ऊपर उन्होंने वर्किंग की होगी वो दे देंगे और साथ में मेरी 2-3 वीडियो शेयर हो जाएंगी। तो आपके पास एक डाटा आ जाएगा कि इस तरह का सवाल अगर पेपर में आए तो हमने उसको किस तरह से डील करना है, उसको किस तरह से देखना है। क्या ये सारी बात आपको समझ आ रही है? पक्की बात है। एरिया मज़ेदार है लेकिन वही वाली बात है कि हमारे पास उतना वक्त भी नहीं है और दूसरा आप लोग भी शायद उतनी देर तक मुझे बर्दाश्त ना कर पाएँ। आप शायद बर्दाश्त कर लें लेकिन आपसे बाद वाले जो है वो शायद बर्दाश्त ना कर सकें। तो ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, बाद में ड्राफ्टिंग सेशन भी है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। 1-3 ऑफ कर दें ताकि जो है ना मैं चैप्टर की इंग्लिश तो दिखा ही दूँ। एनालिटिकल प्रोसीजर मस्ट बी यूज्ड कहाँ? ऑडिट प्लानिंग स्टेज पे, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए और आपको हाई रिस्क की एरिया समझ आ जाए। दूसरा कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं? सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स पे, ताकि आप एक अंदाज़ा लगाएं कि क्या पॉसिबल मटेरियल में स्टेटमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है। तीसरा, एट द एंड ऑफ ऑडिट जब आप ओवरऑल रिव्यू कर रहा होता है पार्टनर तो वो उस वक्त समझ सकते हैं लें जी, किस्मत से नहीं लड़ सकते। तो अब आपको फ़ौरन से समझ आ गया कि अब आपने क्या करना है। जितनी देर तक इसने ऑन होना है, रीस्टेट होना है, तो तब तक जो है ना वो बात हमारे हाथ से निकल गई होनी है। तो मैं इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश कर रहा था ये सोच के कि आपको घर जाके ज़्यादा दिक्कत ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप घर जाके हल्की फुल्की दिक्कत जी नहीं, उधर से तो मैं पढ़ लूँगा, मैं ज़बानी भी पढ़ लूँगा। मैं असल में ये था कि आप साथ साथ देख लें। ठीक है जी, ये तीन बातें समझ आ गई। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा? रिस्क असेसमेंट के वक्त, सब्सटैंटिव प्रोसीजर के वक्त, इस तरह से। अब जब इसमें आगे जाएंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा कि एनालिटिकल प्रोसीजर की क्या रीज़न है, ये क्या वो है, इसकी नेचर क्या है। एनालिटिकल प्रोसीजर रेशियो के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं और चीज़ों के आपस में क्रॉस लिंकिंग के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर वर्ड बाय वर्ड कहें तो वर्ड बाय वर्ड भी पढ़ देते हैं। अदरवाइज इसमें डिस्कशन ये है कि अगर रेशियो है तो रेशियो आप निकालेंगे और अगर आपकी रेशियो अनड्यूली बहुत ज़्यादा डिफरेंस में जा रही है तो आप फ्लक्चुएशन पे बहस करेंगे। अगर ये कुछ और चीज़ें हैं, अगर ये कुछ रिलेटेड फिगर्स हैं और उन फिगर्स का आपस में ताल्लुक देख रहे हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो आपको सही नतीजे पे लेके जाए। फिर किताब बिला वजह रेशो के ऊपर डिस्कशन करना शुरू कर देती है कि रेशो निकालने के तरीके हैं कि आप इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर कर लें, आप पिछले सालों के रिजल्ट से कंपेयर कर लें। तो जो ये वाली डिस्कशन है आपने इसको बस सरसरी सा देखना है। फिर आप थोड़ा सा आगे पहुँचेंगे तो आपके पास एक डिस्कशन आएगी विच इज़ व्हेन डिज़ाइनिंग एंड परफॉर्मिंग सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। ये वाली हेडिंग के नीचे जो लिखा है ये असल स्टैंडर्ड है, इससे ऊपर किताब ने अपने तबसरे इस्तेमाल किए हैं।
ओरिजिनल स्टैंडर्ड ने आपको ये वाले बेंचमार्क दिए हैं, अगर लाइट आ जाती तो मैं आपको दिखा देता, लेकिन जो लाइन स्टार्ट हो रही है, व्हेन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑडिटर को क्या करना होगा? सबसे पहले ऑडिटर इसके अंदर सूटेबिलिटी देखेगा। आप अगर पहली लाइन देखें तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में चलना शुरू हो गया, 1-3 कर दें तो कुछ ना कुछ बात बन जाएगी। डिटरमाइन करें सूटेबिलिटी। याद है हमने कहा था पहले देखें कि क्या यहाँ एनालिटिकल बनता भी है या नहीं बनता। तो ये जो इस शीट पे आ रहा है, दिस इज ओरिजिनल स्टैंडर्ड। ये बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड है, हमारी किताब ने जबरदस्ती इसमें रेशियोज की बातें कर करके और फिर आपकी पता नहीं अकाउंटिंग की किताब से थोड़ी सी बातें उठा के कॉपी पेस्ट करके कि रेशियो किस तरह की होती हैं, रेशियोज के क्या फायदे हैं वो बता दिया है। बट जो प्रॉपर स्टैंडर्ड में 2 काम की बातें हैं वो ये हैं, या वो 3 जगह जहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर इस्तेमाल हो सकते हैं। सबसे पहले आपने सूटेबिलिटी देखनी है सब्सटैंटिव प्रोसीजर की, कि यहाँ लग भी रहा है या नहीं लग रहा। एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा अप्रोप्रिएट तब होंगे जब रिलेशनशिप प्रेडिक्टेबल हो, जहां आप उन मल्टीप्लिकेशन का फायदा उठा सकते हैं। डेवलप करें एक एक्सपेक्टेशन रिकॉर्डेड अमाउंट या रेशियोज की। आप एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करें कि कितनी अमाउंट होनी चाहिए, बननी चाहिए। एक्सपेक्टेशन है जो मेरी अपनी कैलकुलेशन है। फिर देखिए कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशन सफिशिएंटली प्रिसाइज है, क्या आप डाटा को एक्यूरेसी से प्रेडिक्ट कर सकते थे, इंफॉर्मेशन कितने छोटे टुकड़ों में टूट टूट के आपके पास मौजूद थी, आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी अवेलेबल थी। फिर देखिए आपका डाटा कितना रिलायबल था, सोर्स कैसी थी, आपके पास कंपेरेबिलिटी कैसी थी, आपको कहां से इंफॉर्मेशन मिली थी, वो इंफॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल्स कैसे थे। तो अगर आपकी कैलकुलेशन सफिशिएंटली प्रिसाइज है, अगर सूटेबल भी है और अगर डाटा भी रिलायबल है, तो अब आपने जो किया है वो अच्छी कैलकुलेशन है। अब देखिए कि कितना डिफरेंस फ्रॉम एक्सपेक्टेड अमाउंट की जो रिकॉर्डेड अमाउंट है, आप उसको कितने डिफरेंस को बर्दाश्त करेंगे, और कितने से ज्यादा होगा तो परेशान होकर तहकीक करना शुरू कर देंगे, आप अंदाजा लगाना शुरू कर देंगे कि हाँ भाई ये कितना है और वो कितना है। बात समझ आई? देन किताब जो है वो जनरल बातें करना शुरू कर देती है। हम तो एनालिटिकल प्रोसीजर से पता नहीं क्या क्या वेरीफाई कर सकते हैं। मैं तो रेगुलर क्लास में होमवर्क भी दिया था जो फिर अगले दिन बच्चों ने बताया नहीं, वो दरख्तों का, कि वो केपीके में जो है वो 1 अरब दरख्त हमने निकालने की जो प्रोबेबिलिटी को वो कर रहे थे जी, पूछा ही नहीं। आप लोगों ने तो अच्छी खासी कैलकुलेशन की थी। 1-2 बच्चों ने मुझे ईमेल पे भी बताया कि हाँ सर वो हमने देखा था, उसमें थोड़ी सी चैट जीपीटी ने भी हेल्प कर दी थी, थोड़ा सा हमने भी अपने तौर पर कैलकुलेशन की। तो आप ये देखें कि हमने क्या किया, हमने एक क्लेम को, कि अगर एक क्लेम ये है कि हाँ भाई केपीके में 1 अरब दरख्त लगे हैं, तो हमने उस क्लेम को मैथमेटिकली वेरीफाई करने की कोशिश की। तो एनालिटिकल प्रोसीजर ऐसी चीज़ है जिसमें आप लॉजिकली वेरीफाई करते हैं। आप कहते हैं यार ये मत बताओ कागज़ पे क्या लिखा है, लॉजिकली सोचो क्या हो सकता है, इतनी चीज़ है, इतने से मल्टीप्लाई होकर इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो आप बेसिकली चीज़ों को उस तरह से देख रहे होते हैं। तो अगेन हमारा आपके साथ एक क्लास तो होनी है, तो वो क्लास जब होगी तो मैंने 2 आपको होमवर्क्स दिए हुए थे, एक वो आईफेक और इसका आपस का ताल्लुक IESB का, और एक ये वाला। तो पहले वो वाला होमवर्क चेक होगा, फिर हम पढ़ेंगे जब हमारा वो रेगुलर क्लास होगी। ऑडिटर नॉर्मली ऑडिट एनालिटिकल प्रोसीजर को सप्लीमेंट्री ऑडिट एविडेंस के तौर पे यूज करता है। ये अकेले नहीं है, लेकिन ये बाकियों को कोरॉबरेट बहुत अच्छा करता है। ये मुनासिब नहीं है कि ऑडिट कंक्लूजन को सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर बनाएं, लेकिन सम टाइम जब आपको कुछ और कहीं से नहीं मिल रहा होता और बड़ा एक्यूरेटली प्रेडिक्टेबल होता है, तो एनालिटिकल प्रोसीजर अकेले भी अच्छा खासा एविडेंस दे रहे होते हैं। अगर ऑडिटर को अनएक्सेप्टेबल फ्लक्चुएशन या डिफरेंसेस नजर आए तो उसको उनके पीछे जाना चाहिए, उनसे वेरीफाई करना चाहिए, मैनेजमेंट से क्यूरी करनी चाहिए, और उनकी जो जवाब हैं वो रीजनेबल होने चाहिए। रीजनेबल नहीं है तो उनसे झगड़ा करना चाहिए। ये कहने के बाद किताब को अचानक से याद आया कि इन बच्चों को अकाउंटिंग याद करा देनी चाहिए, तो कुछ कॉमन रेशियोज किताब ने बतानी शुरू कर दी, जो मैं मानता हूँ कि मेरे ख्याल में अब ये क्रैश इस नोयत की चीज़ है कि वहाँ अगर ये रेशोज़ में मैं आपसे कहूँ प्यारे बच्चों देखो, डेटर टू सेल्स रेशो ये होती है, प्रॉफिट टू सेल रेशो ये होती है, करंट रेशो इसे कहते हैं, क्विक रेशो इसे कहते हैं, तो ये थोड़ा सा नामुनासिब होगा। ये आपकी तौहीन है कि क्रैश कोर्स नामी चीज़ में इतने मैच्योर, संजीदा, सुलझे हुए, मुदब्बर और अच्छे पढ़े लिखे बच्चों को एक ऑडिट का टीचर जो है वो अकाउंटिंग की रेशोज के बारे में बताए, कितनी हल्की बात कर रहे होंगे हम। तो आप लोगों की डिग्निटी को मलहूज़े खातिर रखते हुए हम यहाँ पे लेक्चर को तमाम करते हैं। अब आप वहाँ पे जब जाएंगे तो चैप्टर 5 के ऊपर प्रैक्टिस होगी और फिर एनालिटिकल प्रोसीजर पे सर आपको बता देंगे। लाइट्स ऑन कर देते हैं, तो कल मिलते हैं। बस याद रहे कि अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, तो वो 2 दिन आप जो है ना बस हिम्मत करके आते रहें।